हेलो एंड वेलकम टू डियर ऑल माय स्टूडेंट्स। मैं रुपिंदर सचिन कडियोल वेलकम करता हूँ हमारे चैनल पर। तो आज हम करने वाले हैं पहला प्री बोर्ड पेपर। सर क्या बात कर रहे हैं, प्री बोर्ड का पेपर? यस बेटा। अच्छा, वैसे मैं किसी भी सैम्पल पेपर को मतलब पर्सनल ऐसे नहीं कहूँगा कि नहीं अच्छा नहीं है, ये फेवर करो ना, मैं पैसे लेता हूँ इस चीज़ के। ठीक है, बाकी जो पेपर मैं करवा रहा हूँ वाकई में ही वो मानने वाले हैं। मैंने लास्ट टाइम बेटा एजुकार्ड का सैम्पल पेपर कराया था, और अगर आप 2021 का पेपर देखोगे एजुकार्ड सैम्पल पेपर से, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन थे। इवन आप नोमेरिकल की बात करोगे तो नोमेरिकल आपको एज इट इज ही, मतलब स्टेटमेंट भी भाई चेंज नहीं करके दी उसने, सेम वैल्यू दे दिया। ठीक है। सो आपको क्वेश्चन का पैटर्न बता देता हूँ, पहले सेम रहेगा बेटा। 39 क्वेश्चन रहेंगे, 5 सेक्शन रहेंगे, ए बी सी डी ई। ठीक है, सारे क्वेश्चन कंपलसरी है। सबसे पहले आपको मिल जाएगा बेटा एमसीक्यू राउंड। क्या बात कर रहे हो सर, तुक्का राउंड यही है हमारा? अरे नहीं भाई, ऐसा मत करना। कई बार एग्जामिनर बिल्कुल एग्जैक्ट मैचिंग वाले आंसर भी दे देता है, तो यहाँ पे थोड़ा सोच विचार के करना, क्योंकि सबसे मुश्किल पार्ट यही रहने वाला है। जरा सी चूक कर दी और वो आंसर गलत हो गया। ठीक है। सेक्शन बी में बेटा आपके पास वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस रहेंगे 2 मार्क्स के। ठीक है, और कितने वर्ड्स में इसको एक्सप्लेन करना है, 30 से 50 वर्ड्स में। स्टेप वाइज मार्किंग होती है सीबीएसई में। लास्ट टाइम मैंने चेकिंग करी थी तो उसमें बेटा एक बच्चे ने 2 मार्क्स में सिर्फ आंसर, मेन आंसर लिखा, एक लाइन का और छोड़ दिया। तो बेटा मार्किंग इस तरीके से नहीं मिलती है। ठीक है। सेक्शन सी में अगर बात करते हैं, 7 शॉर्ट क्वेश्चन है 3 मार्क्स के। इस वीडियो में बेटा मैं आपको जल्दी कोशिश करूंगा कि ये जो वीडियो है जल्दी कंप्लीट हो जाए। ठीक है, आपके पास भी इतना टाइम नहीं होता है कि आप बहुत लॉन्ग वीडियोस देख सके, तो कोशिश करिए कि इस वीडियो को शॉर्ट से शॉर्ट टाइम में पूरा प्री बोर्ड का एक पेपर का कंप्लीट कर दिया जाएगा। 1 आवर या 1 आवर 15 मिनट्स या 30 मिनट्स में, मतलब कोशिश करूंगा जल्दी हो जाए। उसके बाद बेटा सेक्शन सी में 7 क्वेश्चन है 50 से 80 वर्ड्स में। सेक्शन डी में लॉन्ग क्वेश्चन हैं, और लॉन्ग क्वेश्चन आपके 5 मार्क्स का है। अच्छा, 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आप फंसोगे, और फंसोगे कैसे? ठीक है, क्योंकि आपको एक ही चैप्टर का नहीं मिलेगा वो क्वेश्चन। बट इसमें गुड क्वालिटीज क्या है कि ये जो आपका सेक्शन डी वाला पार्ट है ना, इसमें आपको क्वेश्चन, आपको 2 क्वेश्चन भी मिल सकते हैं, इसके अंदर 3 मिल सकते हैं, या आपको 5 क्वेश्चन 1 1 मार्क्स के मिल जाएंगे, कुछ इस तरीके से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत बेस्ट है भाई, इसमें मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो, बट गलती मत करना जरा जरा सी। सेक्शन ई आपका कॉम्पिटेंसी बेस या सोर्स बेस आपके क्वेश्चन है, जिस जो आपके भाई ऑलमोस्ट मैं कहता हूँ कि फ्री वाले मार्क्स है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन पैराग्राफ से मिल जाते हैं आपको। ठीक है, तो ये अच्छा पार्ट है, बट प्रिपेयर करके जाना भाई। ठीक है, फ्री में ऐसे मत चले जाना कि कॉम्पिटेंसी बस देख लेगा तेरा भाई, तो एग्जामिनर भी देख लेगा तुम्हें। ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका एमसीक्यू राउंड में है, तो वो कहता है, क्वेश्चन को ध्यान से रीड करना। मैनी पीपल इन अ विलेज हैड ग्रोइंग द swollen neck। swollen neck सोचते ही कंट्रोल कोऑर्डिनेशन का ध्यान कर लेना। हैज ए प्रॉब्लम इन द हिली एरिया इनहेबिटेंट्स। डॉक्टर कम टू, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। डॉक्टर केम टू द विलेज केयरफुली एंड लिसन द रेजिडेंट्स प्रॉब्लम्स। उन्होंने रेजिडेंट्स को क्या प्रॉब्लम थी, रेजिडेंट को। दे एडवाइज टू सब्सिट्यूट द आयोडाइज साल्ट। आयोडाइज सोल्ट यानी नमक, टाटा नमक, देश का नमक, वो बोला। हाँ ठीक है, सब बिल्कुल समझ गए। तो नमक लेने के लिए कहा है, एंड द रेगुलर सोल्ट इन दिस फूड, दिस इशू वाज लार्जली रिजोल्व इन द फ्यू मंथ्स। और सोल्ट लेने की वजह से वो प्रॉब्लम रिजोल्व हो गई है। सो कहता है, व्हाट वाज द कॉज ऑफ द swollen neck इन द पीपल। क्या कारण था भाई उसका, सूजने का इसका क्या कारण था? तो यहाँ पे बेटा थायराइड ग्लैंड होता है, तो थायराइड ग्लैंड जब थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज नहीं करता है तो गोइटर हो जाता है, ये स्वेलिंग हो जाता है। ठीक है, और उसके लिए आयोडाइज सोल्ट लेनी पड़ती है। डिसीज का नाम है, डेफिशिएंसी डिसीज का, गोइटर। ठीक है, और गोइटर किस वजह से होता है, और स्पेलिंग मिस्टेक, चलो ये होता किसकी वजह से? थायरोक्सिन हार्मोन्स कम निकलने की वजह से। चलो हमारा आंसर देखते हैं। एफिशिएंसी ऑफ पैराथायराइड हार्मोन 9, डेफिशिएंसी ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन, सो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है हमारा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये इंटरनल एनसीईआरटी क्वेश्चन है। बच्चों को लगता है कि सारे क्वेश्चन एग्जाम, कुछ क्वेश्चन 25% डिफिकल्टी लेवल होता है और एग्जामिनर बाहर से दे देता है, तो ऐसा कुछ नहीं है भाई मेरे। ठीक है, सारा एनसीईआरटी इन बिटवीन ही होता है। जिसने कंसेप्ट समझा है ना वो कर लेगा, और जिन्होंने नहीं समझा तो तारा। चलो देखते हैं। दी ऑक्साइड, द ऑक्साइड फॉर्म्ड इन द रिएक्शन शोन बिलो डिजोल्व द डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एक हमारे पास एक्स कंपाउंड है। सर क्या नाम ले दिया, एक्स पेपर आने वाले हैं, अब मैं उसे याद करना नहीं चाहता। अरे वो वाला एक्स नहीं है भाई मेरे। ठीक है, एक्स यहाँ पे एक अननोन कंपाउंड है, ध्यान लगा थोड़ा पढ़ाई में। चलो कहते हैं द ऑक्साइड फॉर्म्ड ऑल्सो टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। सो मैंने एक शॉर्टकट बताया था, टंग ऑफ द ट्विस्ट। चलो ABR BRB। ए का मतलब बेटा एसिड, बी का मतलब बेस नहीं है, यहाँ ब्लू है,
और आर का मतलब है रेड। सेम एज यहाँ नीचे वाले का मतलब होता है बेस, और ये रेड और ये ब्लू। तो यहाँ पे जो बेस होता है, बेस चेंज कर देता है रेड लिटमस को ब्लू में, ठीक है। तो यहीं पे यही कंडीशन दी हुई है कि रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर रहा है वो ऑक्साइड, ठीक है। रेड लिटमस को ब्लू में कर रहा है, यानी वो डेफिनेटली जो ऑक्साइड बन रहा है भाई मेरे यहाँ पर ऑक्साइड, वो एक्स है जो, वो बेसिक ऑक्साइड है। और बेसिक ऑक्साइड तभी बनता है कि जब ये ऑक्सीजन रिएक्ट कर रही है किसके साथ, मेटल के साथ। यानी जब मेटल की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ होगी तो जो ऑक्साइड बनेगा मेटल का, जिसे हम बोलते हैं मेटल ऑक्साइड, वो बेसिक नेचर के होंगे, ठीक है। इंटरनल पार्ट है ये इसका। तो यहाँ पे आंसर हमारा रहेगा ए ऑप्शन। चलो थर्ड क्वेश्चन। अच्छा बहुत इजी क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक मानता हूं मैं इसको। कहता है व्हाई डज द सन अपीयर व्हाइट एट द नून। नून टाइम पे हमारे जो सन होता है बिल्कुल ओवरहेड होता है, बिल्कुल 12 बजे की बात करते हैं, 12-1 बजे की बात। तो उस टाइम पे क्या होता है, स्कैटरिंग बिल्कुल कम होती है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आएगा, ड्यू टू हाई स्कैटरिंग, नो। उसके बाद ड्यू टू लीस्ट स्कैटरिंग ऑफ द वाइट लाइट, यस। तो लीस्ट स्कैटरिंग की वजह से कलर है जो वो क्या होंगे, वो स्कैटर नहीं हो पाएंगे। तो आंसर बी रहेगा आपका। चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। अच्छा और कंसेप्चुअल पार्ट। कहता है द फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ वायर ऑफ लेंथ एल कैरिंग करंट आई, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं। एल लेंथ की वायर है, करंट आई है, मैग्नेटिक फील्ड बी है। तो गिवन बाय द फोर्स बी आई एल साइन थीटा, ये आपका बेटा इंटरनल क्वेश्चन है कि किसी भी कंडक्टर को कितना फोर्स एक्सपीरियंस होगा, वो होता है बी आई एल साइन थीटा, जिसमें आपका बी मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, आई करंट और एल लेंथ ऑफ द कंडक्टर। अब वो कह रहा है कि क्वेश्चन में कहता है कि व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इफ द करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर इलेक्ट्रिक करंट इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। यानी जो करंट है और मैग्नेटिक फील्ड है, इन दोनों के ये दोनों पैरेलल हो जाए, ठीक है। पैरेलल होने का मतलब है थीटा जीरो हो गया, और थीटा जीरो होने का मतलब है साइन जीरो, और साइन जीरो से सारा फैक्टर जीरो हो जाएगा। तो जीरो वाला ऑप्शन हमारे पास ए है। सारी क्वांटिटी जीरो हो जाएगी, साइन जीरो जीरो खत्म। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। आइडेंटिफाई द बैलेंस इक्वेशन। मेरे ख्याल से ये फ्री का मार्क्स है भाई, फ्री का, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपको फ्री का मार्क्स मिलने वाला है। बैलेंस रिएक्शन, पहला क्वेश्चन पहले चैप्टर का। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू कॉपर ऑक्साइड। तो कॉपर ऑक्साइड में अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाते हैं, सो इट बिकम CuCl2, बैलेंस करेंगे इसको, एंड CuCl2, ठीक है। तो ये हमारे पास 2 आ गई, और क्या निकल रहा है हमारे पास, वाटर रिलीज हो रहा है। तो जो कौन सी रिएक्शन है इसको टिक मार्क करेंगे। अच्छा कमेंट करते रहना भाई, इस टाइम जब आप वीडियो देख रहे होंगे तो ये देख लेना आंसर कहाँ पर है, कमेंट कर देना। बैलेंस है पूरी ABCD, कौन सा है आंसर, इसको कमेंट कर देना, सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड कि यू आर लिविंग, ठीक है, यू आर बायोटिक कंपोनेंट। चलो व्हाट इज द डिफरेंस इन द मोलिकुलर मास ऑफ द टू एडजेसेंट होमोलोगस सीरीज। अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले पता होना चाहिए कि होमोलोगस सीरीज होती क्या है। अ सीरीज ऑफ कंपाउंड, series of compound in which successor element का मतलब है आगे वाला एलिमेंट, successor element is differ from prior element by CH2 यूनिट। यानी एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से CH2 से डिफरेंट होगा। जैसे कि मैं बात करता हूं, सबसे पहला सिंपल स्ट्रक्चर लेता हूं मैं, ये मिथेनॉल का है। मिथेनॉल के बाद आता है हमारा एथेनॉल, ठीक है। एथेनॉल के बाद आ जाता है आपका प्रोपेनॉल, ठीक है। तो अब इन दोनों में अगर बात करते हैं तो कितना डिफरेंस है इसका, ठीक है। देखो दोनों के अंदर एक कार्बन का डिफरेंस है और एक 2 हाइड्रोजन का, और ये दोनों कितना बनते हैं, कार्बन का अगर मास बात करते हैं 12 + 2 × हाइड्रोजन, तो ये बन गया बेटा 14 AMU। तो हम ये भी कह सकते हैं कि इस रिएक्शन में कि द सीरीज ऑफ कंपाउंड इन विच द सक्सेसर एलिमेंट डिफर फ्रॉम प्रीवियर एलिमेंट बाय CH यूनिट की जगह आ सकता है हमारा 14 AMU, 14 एटॉमिक मास यूनिट। और वो कैसे आया ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। स्पीड बिल्कुल सही चल रही है बेटा, 7 मिनट में 7 क्वेश्चन कंप्लीट डिटेल में। चलो, हाउ विल द इमेज फॉर्म्ड बाय द कन्वेक्स लेंस चेंज व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव क्लोजर टू द लेंस। जैसे जैसे क्लोजर लेंस पे चलते हैं, कैसे सर, अरे भाई ये हमारा लेंस बन गया, ठीक है। तो वो पूछ रहा है कि जब लेंस के हम बिल्कुल पास चलते हैं, ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर हो गया,
यहाँ पे F1 और 2F1। तो जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को यहाँ रख रहे हैं, यहाँ रख रहे हैं और पास जाएंगे तो क्या चेंजेस आएगा इमेज में, तो इमेज है बेटा वो क्या हो जाएगी, डिमिनिश्ड हो जाएगी। सो बी ऑप्शन हमारा। अभी कैसे बन रही है, आगे रे डायग्राम आएंगे, मैंने क्वेश्चन दिखाया हुआ है, ठीक है, उसमें आ जाएगा। नहीं तो रे डायग्राम बहुत ईजी है लेंस के केस में एज कंपेरिजन टू मिरर, बट सिमिलैरिटी बिल्कुल बहुत सेम है कि ऑब्जेक्ट अगर हम 2F1 पे रख रहे हैं तो हमारा जो 2F2 पर ही बनेगा इमेज, ठीक है, ये फिक्स है। कोशिश करना बेटा रे डायग्राम को एक दो बार प्रैक्टिस कर जाना, कुछ इनकम्प्लीट डायग्राम आ सकते हैं आपके, या आपको वो नेचर पूछ लेगा, डेफिनेटली नेचर पे क्वेश्चन आपका आएगा ही। आज की वीडियो में हम करेंगे न्यूमेरिकल पोर्शन जिसमें नेचर के ऊपर क्वेश्चन पुटअप किया हुआ है, ठीक है। चलो अच्छा, ये क्वेश्चन फिर MCQ में है लेकिन थोड़ा पैराग्राफ दे दिया। कहता है टीचर डेमोन्स्ट्रेशन द यूजफुलनेस ऑफ द इंडिकेटर टेस्टिंग द एसिड एंड द बेसिसिटी। बिल्कुल सही है कि इंडिकेटर एसिड और बेसिक लिक्विड की डिस्टिंग्विश करता है। द टीचर परफॉर्म्ड एन एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्टेन द फॉलोइंग ग्राफ बिटवीन द वॉल्यूम ऑफ एल्कलाई। इसको मेन पॉइंट्स को हाईलाइट कर देता हूँ मैं। एल्कलाई एंड द pH, ये हमारा pH लेवल है और ये है वॉल्यूम ऑफ एल्कलाई, ठीक है। कहता है द टीचर फर्दर रिमार्क दैट टू बी द यूजफुल एन इंडिकेटर मस्ट ओवर द वर्टिकल सेक्शन ऑफ द कर्व वेयर देर इज ए लार्ज चेंज इन द pH इन एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एल्कलाई। यानी जैसे जैसे एल्कलाई डाल रहे हैं तो pH भी चेंज हो रहा है। अब एल्कलाई का मतलब सबसे पहले पता होना चाहिए, ये वर्ड एल्कलाई क्या है। एल्कलाई क्या होता है बेटे, वाटर सोल्यूबल बेस। जितने भी आपके वाटर सोल्यूबल बेस होते हैं, जैसे आपका कास्टिक पोटाश या कास्टिक सोडा हो गया NaOH, ठीक है, वो आपके एल्कलाई होते हैं। तो कह रहा है कि इसका लेवल जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे हम एल्कलाई को ऐड कर रहे हैं तो pH भी बढ़ता जा रहा है, ठीक है। आप देखते हैं, कहता है इन द गिवन एक्टिविटी द सुटेबल इंडिकेटर इज। तो ऐसा कौन सा इंडिकेटर है जो शो कर रहा है ग्राफ में, देखो मिथाइल और इनसे pH लेवल कम है, लिटमस के डालने से भी लगभग 7 के आसपास आ रहा है, बट जो फेनॉल फेथैलिन है ये लगभग देखो 11 के आसपास जा रहा है। तो pH लेवल राइज कर रहा है, यानी pH लेवल जो राइज करने वाला है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, एल्कलाई पे। यही तो हमें दिया था क्वेश्चन में। तो किसका आंसर रहेगा बेटा, इसका आंसर रहेगा फेनॉल फेथैलिन, ठीक है। ये कलरलेस होता है और एसिड में भी कलरलेस रहता है ये, बट बेस में ये कुछ पिंक हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ इसके छोटी छोटी सी बातें इसके बारे में ध्यान रखना। चलो अच्छा, वीडियो अगर आपको लगता है कि बहुत धीरे चल रही है, बट कोशिश तो भाई मेरी यही रहती है कि इसको सुपर फास्ट ट्रेन ना बना के, ठीक है, इसको हम लेविएशन ट्रेन बना के रखते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक है। अच्छा, कुछ पोर्शन आपके खुद के अंडरस्टैंडिंग के हैं जिसमें आपको राइटिंग बनाना होगा, मतलब आपको राइट करना होगा 30 से 50 वर्ड्स में, वो मैं आपके लिए छोड़ूंगा, बट अंडरस्टैंड करा दूंगा आपको क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, गिवन बिलो सम वेज टू रिड्यूस द प्रॉब्लम ऑफ द वेस्ट डिस्पोजल। वेस्ट डिस्पोजल की प्रॉब्लम को कम कैसे किया जा सकता है, रिड्यूस कैसे किया जा सकता है। सो पहला ऑप्शन है आपका बाय मिक्सिंग द वेस्ट बिफोर डिस्पोजिंग ऑफ। नहीं यार ऐसे मत करना, गरीब मतलब गरीब नहीं, कूड़ा नहीं फैलाना है। बाय यूजिंग द मोर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, हाँ जितना भी हमारा बायोडी वेस्ट है उसको यूज कर लेना चाहिए। काउ डंग, वेजिटेबल्स, हस्क, जितना भी है इसको यूज कर लेना चाहिए। ह्यूमन एक्सक्रीटा हो गया। बाय यूजिंग द मोर नॉन बायोडी वेस्ट, नहीं यार प्लास्टिक को नहीं यूज करना, ज्यादा से ज्यादा करो अवॉइड। बाय रिसाइकलिंग द नॉन बायोडी वेस्ट, जो नॉन बायोडी वेस्ट है जो बन चुका है आप क्या करें भाई, उसको रिसाइकलिंग करो। तो सेकंड और फोर्थ ऑप्शन आपका कहाँ दिख रहा है, ये रहा डी ऑप्शन। चलो आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिज्म एग्जिबिट द प्रॉपर्टी ऑफ रीजनरेशन। रीजनरेशन की प्रॉपर्टी किस में एग्जिबिट होती है, तो सिंपल हमारा यहाँ से पता होना चाहिए, प्लेनेरिया। अच्छा एक वन मोर क्वेश्चन कि अगर यहाँ पे प्लेनेरिया ना हुआ और ऑप्शन में हाइड्रा दे दिया तो हाइड्रा भी आंसर हो सकता है, ठीक है। तो प्लेनेरिया के अलावा जो सेकंड हमारा ऑर्गेनिज्म रहेगा वो हमारा हाइड्रा रहेगा, ये ध्यान रख लेना, ये आपका इन बिटवीन क्वेश्चन में है। चलो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर हैविंग। सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, रेजिस्टेंस का। वो कहता है कि रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी के इक्वल कब होगा, ये आर रो के इक्वल तब होगा जब लेंथ हमारी 1 मीटर होगी, यानी लेंथ हमारी 1 मीटर ले लेते हैं और नीचे हमारा एरिया है जो वो भी 1 मीटर स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है। तो 1/1 1 हो जाएगा, तो आर हमारा रो के इक्वल हो जाएगा। तो वो किस केस में है, फर्स्ट में। नाउ ये सेंटीमीटर दे दिया, देखो यहाँ पे आप गलती कर जाओगे पहचानने में, आप फर्स्ट ऑप्शन लगा दोगे, नहीं
वो ऑप्शन गलत है। यहाँ पे भाई मीटर में चेक करना है, मैंने आपको अभी बताया है मीटर में लेना है, तो ये ऑप्शन आपका रहेगा। न्यूमेरिकल करते टाइम भी यही ध्यान रखना कि आपके जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज गिवन है आपको क्वेश्चन के अंदर, उनको सेम नोटेशन या सेम फील्ड में लेके चलना। उसे सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में सब लो, किलोमीटर में है वैसे किलोमीटर में मत लेना भाई, मीटर स्टैंडर्ड फॉर्म है, मीटर में लेके चलना, ठीक है। अच्छा, टाइम को सेकंड में लेके चलना, वो आपको अभी आज के ही सैंपल पेपर में पता लग जाएगा। चलो, कहता है इफ अ ट्रेड ए एग्जिबिट 10% ऑफ ए पॉपुलेशन asexually रिप्रोड्यूसिंग स्पीसीज, देखो मैंने पहले से हाईलाइट करके रखा आपके लिए, एंड अ ट्रेड बी इज 60%। जो ट्रेड ए है वो 10% है और ट्रेड बी है जो वो है 60%। एंड जो सॉरी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो असेक्सुअली है। मैंने सारे हिंट दे दिए आपको। वो कहता है क्वेश्चन में विच ट्रेट इज लाइकली टू अराइजन अर्लियर। सो अकॉर्डिंग टू यू क्या आंसर होना चाहिए, बाकी इतना प्रिपरेशन हो गया आपका आंसर पता लग जाना चाहिए, ठीक है। ट्रेट ए, ट्रेट बी, ट्रेट बोथ से एंड कांट से, ठीक है। तो देखो बेटा, यहाँ पे जो मोड है वो असेक्सुअली रिप्रोडक्शन है, और असेक्सुअली रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करते हैं, सो असेक्सुअली रिप्रोडक्शन में few variations are inherited, few variations are seen या few variation are arisen from parent to offspring। तो पेरेंट से जब ऑफस्प्रिंग की तरफ हम मूव करते हैं, हम नहीं, रिप्रोडक्शन मूव कर रहा है, ठीक है सर, ओके। चलो, पेरेंट से जब करेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं ऑफस्प्रिंग के अंदर, तो बहुत ही फ्यू करेक्टर्स ही वेरिएट करते हैं। स्पेशली हम बात करते हैं हमारा आसेक्सुअली रिप्रोडक्शन के केस में, तो आसेक्सुअल के केस में बहुत लेस वेरिएशंस ट्रांसफर होती है, ठीक है। ये इसका लॉस है। अब वो कहता है कि कौन सा करेक्टर ट्रांसफर होगा इसमें, तो भाई जो बी करेक्टर की बात कर रहे हैं, सॉरी ए करेक्टर की बात कर रहे हैं, तो ऑलरेडी बहुत ही लेस अमाउंट में है, तो इसके चांसेस भी बहुत कम होंगे। तो आंसर क्या रहेगा बेटा आपका, ऑप्शन बी, बिकॉज मोर परसेंटेज इज अवेलेबल। तो जिसकी ज्यादा परसेंटेज होगी, अगर ये कम में भी हो गया तो ये डोमिनेंट करेक्टर रहेगा हमारा, ठीक है। तो डोमिनेंसी की वजह से बी करेक्टर ही जाएगा। डोमिनेंसी और डोमिनेंट करेक्टर क्या होता है, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन चैप्टर में जो करेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं वो डोमिनेंट करेक्टर होते हैं, और जो लेटेंट फॉर्म में होते हैं, हिडन फॉर्म में होते हैं बेटा, वो रहेंगे आपके रिसेसिव करेक्टर। खाना बहुत हो गया है। चलो, ऑब्जर्व द रिएक्शन शोन हेयर। अब वो कहता है कि 50 ml आपका क्या है, NaOH सोल्यूशन है, 50 ml, और इट इज फाउंड टू बी कंप्लीटली न्यूट्रलाइज बाय HCl ऑफ 40 ml। चलो कोई बात नहीं भाई। आगे क्या कहता है, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ HCl की अमाउंट बतानी है, रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज द 100 ml ऑफ NaOH, ठीक है। तो हम मान के चलते हैं कि जो 50 ml का जो NaOH है उसको न्यूट्रलाइज कर रहे हैं 40 ml ऑफ HCl। तो 1 तो 100, छोटे बच्चों की तरह हम करते थे ना, 40/50 इंटू 100, तो ये आ गया भाई मेरे 80। तो 80 आंसर कहीं दिख रहा होगा, 80 ml आंसर। चले, अरे बहुत इजी है भाई, ये क्वेश्चन मेरा फेवरेट है क्योंकि इस क्वेश्चन में सबसे ज्यादा बच्चा मिस्टेक करता है, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं। देखो इधर की तरफ बेटा ये क्या कर दिया है, अगर ये हम यहाँ देख रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड जा रहे हैं बी, जिसे हम बोलते हैं बी, नीचे इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं नीचे की तरफ, तो यानी हमारा जो करंट होगा, करंट की डायरेक्शन कुछ इस साइड होगी, ध्यान रखना मेरे, ठीक है। अब बात करते हैं फोर्स की। तो अगर हम बात करते हैं बेटा न्यूटन के नहीं, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल की, इफ यू होल्ड आवर हैंड सच लाइक दैट, द थंब, फोरफिंगर एंड द सेंट्रल फिंगर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन दिस विल शो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। दिस इज बी मैग्नेटिक फील्ड एंड आई करंट। इसको याद कैसे करते हैं, देखो FBI एक फोर्स होती है, FBI फोर्स, ठीक है, पुलिस की, तो FBI। अच्छा बी तो आपका ठीक है, बिल्कुल इधर जा रहा है आपको, ये रहा भाई मेरे, ये देखो ये जा रहा है ना, इधर जा रहा है। करंट देखो ये करंट है हमारा, हमारे जो फिंगर करंट शो कर रही है नीचे की तरफ, लेकिन इसमें जो डायग्राम में आपको देख पा रहे होंगे, ये रेड वाली लाइन जो मैंने बनाई है, करंट इसका ऊपर जा रहा है, ठीक है। हम मान के चलते हैं, इसे थोड़ा इजी रहेगा मेरे हाथ के लिए स्पेशली मेरा हाथ नहीं तो मुड़ जाएगा, मैं आपको समझाने के लिए कर देता हूँ। मान लेते हैं ये मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है, ठीक है, करंट नीचे जा रहा है, तो ये जो हमारा जो थंब है, अरे ये रहा भाई, ये देख, ये मेरी तरफ आ रहा है, ठीक है, आउट ऑफ द पेपर। इसको सेम अगर मैं टैप पे करता हूँ, ये देखो,
अब करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दो, ये गया ऊपर, ठीक है। अभी देखो ये कहाँ जा रहा था मेरा, इनसाइड जा रहा है, यानी इनटू द पेपर जा रहा है। अब आपको फोर्स बताना है, ये फोर्स कब होगा, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है। करंट अगर नीचे की तरफ होता तो डायरेक्शन जो थंब की फोर्स की है वो बाहर की तरफ है पेपर से। करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दो, यानी ये ऊपर आ गया। अब ये इनटू द पेपर जा रहा है फोर्स, तो इसमें से आंसर क्या रहेगा आपका, आंसर रहेगा बेटा इनटू द पेज, ठीक है। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है आपका। कभी सोचो बाहर से आया, एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज में देखोगे तो सबसे पहले आपको प्रकृत होके दिखाई देगा, ये क्वेश्चन सामने प्रदर्शित हो जाएगा क्वेश्चन आपके। क्वेश्चन नंबर 15, गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। क्वेश्चन में एमसी को कोई ऐसे देता है क्या भाई, डिफिकल्टी लेवल बढ़ गया है, ठीक है। तो कहता है सीड जर्मिनेशन इज अफेक्टेड बाय द एनवायरमेंटल फैक्टर्स सच एज टेम्परेचर, लाइट, मॉइस्चर, पीएच, प्रेजेंस ऑफ आयोन्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। कहता है कि जो सीड का जो जर्मिनेशन है वो किस किस चीज पे डिपेंड करता है, ये फैक्टर्स पे है। अब एक एक्सपेरिमेंट किया गया है, उसमें ये जो स्क्वायर वाला है 3 pH है, ये सर्कल वाला है 4 pH, सीड वाटर 5 pH, डार्क वाला है 5.7 एंड ये जो कुछ आपका बेंजीन जैसा बना हुआ है छोटा सा, ये 6.5 पे है। आपको बताना है कि किस ऑब्जर्वेशन पे सबसे ज्यादा ग्रोथ हो रही है। तो ग्राफ देखो बेटा, सबसे ज्यादा ग्रोथ जा रही है ये वाले ग्राफ की, ठीक है। और इस वाले ग्राफ का जो पीएच देखते हैं, अगर इसको जूम कर देता हूँ, ये देखो ये बेंजीन बना हुआ है छोटा सा, ये बेंजीन सा बना हुआ है, इससे 6.5 pH पे जा रहा है आपका, ठीक है। तो आंसर बिना सोचे समझे नहीं करना है, समझ के करना है। तो बेस्ट ग्रोथ आपकी किस में ऑब्जर्व हो रही है, 6.5 में, ठीक है। बिल्कुल सिंपल था, देखो ये क्वेश्चन आपका आंसर उसी में दिया हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन को जस्ट थोड़ा सा समझ आता था, फ्री का नंबर बन गया आपका पूरा। चलो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रोल ऑफ डीकम्पोजर्स। अच्छा, डीकम्पोजर्स पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, करके जरूर जाना भाई, रोल क्या है इसका, इसका एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, करके जाना। अब क्वेश्चन क्या कहते हैं, दे क्लीन द एनवायरमेंट, बिल्कुल सही है। दे डीकम्पोज, ध्यान रखना ये पॉइंट मैं अभी बता रहा हूं, यही क्वेश्चन सेम आपको नेक्स्ट स्लाइड्स में कहीं ना कहीं मिल जाएगा। दे डीकम्पोज नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, नो, प्लास्टिक को नहीं कर सकता डीकम्पोज। दे पार्टिसिपेट इन फूड चेन, यस। एंड दे रिप्लेनिश द सॉइल न्यूट्रिएंट, राइट। तो ये तीनों ऑप्शन सही है, एक गलत है, वही आपको बताना था कि नॉट रोल, तो बी ऑप्शन आपका आंसर रहेगा। तीनों पॉइंट याद रखना मेरे भाई, अभी जब आएगा ना सोच लेना, जब ये क्वेश्चन आएगा, और मैं कह रहा हूं तो आएगा भाई, ठीक है। इतना तो ट्रस्ट होना चाहिए, 8 साल हो गए अब देखते देखते इस क्वेश्चन को। चलो असर्शन रीजन, सर ये क्वेश्चन फंस जाते हैं, बहुत इजी दिए हैं भाई मेरे, देखो ध्यान से एक बार। अच्छा, असर्शन रीजन आपको सारा पता है, ऑप्शन ए आपका ए और आर ट्रू है, और आर आपकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। अब ये असर्शन है, ये रीजन है, दोनों सही है, और आर इस असर्शन का पूरा वैलिड रीजन है, तो ऑप्शन ए रहेगा। वैलिड रीजन नहीं है तो बी रहेगा। ए ट्रू है, आर फॉल्स है, मतलब ये ट्रू है और ये फॉल्स है, तो सी रहेगा, ठीक है। आप देख लेते हैं। सो कॉन्डम्स प्रोटेक्ट्स अ पर्सन फ्रॉम द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, बिल्कुल सही है भाई, ये एक बैरियर मेथड है, और ये एड्स को अवॉइड करता है, सिफिलिस को, गोनोरिया को अवॉइड करता है, ये इसका सबसे ज्यादा बेनिफिट है। और आपका कॉन्ट्रासेप्शन पे क्वेश्चन कहीं ना कहीं से भाई मेरे बनेगा, करके जाना इस टॉपिक को, कॉन्ट्रासेप्शन वाले को। कॉन्डम्स प्रिवेंट द स्पर्म्स फ्रॉम द मीटिंग ऑफ ओवम एंड एक्टिंग एज ए बैरियर, अभी बताया मैंने ये बात, ये बैरियर मेथड की तरह काम करता है। बैरियर मेथड की तरह काम करता है तभी तो वो एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज को रोकता है, तो ऑप्शन ए इसका आंसर सही रहेगा, ठीक है ना मेरी बात। कैसे आया, अरे भाई ये रीजन बिल्कुल वैलिड है इस सजेशन के लिए। अगर ये ना होगा तो क्या होगा, बैरियर मेथड ना होगा तो मीटिंग हो जाएगा और एसटीडी होने के चांसेस हैं। दूसरा क्वेश्चन, कोवलेंट कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द आयंस, क्या बात ये सही है कि जो कोवलेंट कंपाउंड है वो शेयरिंग से बनते हैं, बिल्कुल सही है भाई। और इसका जो बेस्ट एग्जांपल हमेशा हम लेते आ रहे हैं वो है कार्बन। कार्बन के पास, अरे ये क्या हो गया, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और वो अपनी बॉन्ड को कंप्लीट करने के लिए 4 नेबरिंग एटम से इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेगा, ठीक है, और अब ऑक्टेट को कंप्लीट करेगा, तो ये रह गया, ठीक है। तो पहली स्टेटमेंट सही है। दूसरा, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज अ फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 हाइड्रोजन एटम, बिल्कुल सही है। एक हाइड्रोजन
दूसरा हाइड्रोजन ये शेयरिंग करके ही बनेगा, ठीक है, बिल्कुल सही है, ये भी सही है बेटा स्टेटमेंट। अब वो कह रहा है कि कोवलेंट कंपाउंड शेयरिंग से बनती है और शेयरिंग का नीचे एग्जांपल दे दिया है, तो ये भी सही है बेटा, इसमें भी ऑप्शन ए रहने दो आप। क्वेश्चन अब बात करते हैं, पहले 20 करते हैं, ठीक है, थोड़ा 19 आपका कंफ्यूजन रहेगा, पहले 20 करते हैं आपका। बैग्स ऑफ द चिप्स आर फ्लश्ड विद द ऑक्सीजन गैस। नहीं भाई, बैग्स ऑफ चिप्स, जो चिप्स होते हैं, जो आपको धोखा दिया जाता है, चिप्स की आड़ में आपको गैस खिलाई जाती है ना, हाँ, वो नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन नहीं होती, तो पहली स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। उसके बाद आपका इट प्रिवेंट्स द चिप्स फ्रॉम गेटिंग रेंसिड, वो जो गैस होती है वो नाइट्रोजन, वो उसको रेंसिड यानी सड़ने से, स्मेल प्रोड्यूस करने से बचाता है, ठीक है, ये बात सही है। तो इसमें बेटा कौन सा आंसर आएगा देखते हैं, ये आर ट्री वाला डी ऑप्शन आएगा इसके अंदर, डी, ठीक है। अब बात करते हैं 19 पे, कहता है अच्छा इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है जहां तक मुझे लग रहा है, क्योंकि कंप्लीट नहीं दिया गया। देखो यहाँ पे कहता है कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट कैन बी कनेक्टेड सीरीज और ओनली, सीरीज और पैरेलल होगा यहाँ पे, हाँ बिल्कुल सही है। जितने भी इलेक्ट्रिकल सर्किट हैं, सर्किट की अगर बात करते हैं, सर्किट में एक बल्ब होगा, की होगी, ठीक है, बैटरी से कनेक्ट है, पोलैरिटी का बिल्कुल ध्यान रखा जाएगा, और ये है, और क्या लगा सकते हैं बेटा इसमें, एमीटर लग सकता है यहाँ पे, पैरेलल में इसके वोल्ट मीटर लग सकता है, ठीक है। तो ये सारी की सारी क्या है, ये सीरीज में लगाई हुई है, बिल्कुल सही है। मेरे अकॉर्डिंग सीरीज और के साथ यहाँ पैरेलल भी लिखा होना चाहिए था, ठीक है, ये छोटी सी मेरे को गलती लगी इसके अंदर, कोई बात नहीं, छोटे छोटे बड़े बड़े सैम्पल पेपर्स में, बड़े बड़े पेपर्स में छोटी छोटी गलती हो जाती है, मार्क्स मिल जाता है उसका, ठीक है। तो सीरीज में भी ये पैरेलल में है, तो ये बेटा सही है असर्शन। अच्छा, द टू सिंपलेस्ट ऑफ दिस सर्किट आर कोल्ड सीरीज पैरेलल और अक्कर फ्रिक्वेंटली, ये बात मुझे सही नहीं लगी, ये मतलब सही तो है, जो दो सिंपल सर्किट है वो सीरीज होंगे, ये पैरेलल होंगे, वो फ्रिक्वेंटली काम करते हैं करंट के फ्लो करने से, बट उसका यार इससे क्या लेना देना, ठीक है। तो मैं इससे सेटिस्फाई नहीं हूँ, तो आंसर मैं बी की तरफ जाऊंगा। दोनों ट्रू है बट एक रीजन बिल्कुल करेक्ट नहीं है, ठीक है। चलते हैं बेटा, अब हमारे 20 क्वेश्चन एमसीक्यू हो चुके हैं, अब चलते हैं हमारे 21 क्वेश्चन 2 मार्क्स क्वेश्चन जो शॉर्ट क्वेश्चन है। चलो, इन द टू डिफरेंट बीकर्स द स्टूडेंट मेड्स एसिड एंड द बेस, दो सॉल्यूशन ले लेते हैं बेटा, दो ट्यूब्स हैं, और ये क्या बना दिया सर, ये भाई मुझे भी नहीं पता क्या बना है, कोई बात नहीं। हमारी दो टेस्ट ट्यूब बनी है, ठीक है, दो टेस्ट ट्यूब में एक में एसिड है और एक में बेस है, हमें नहीं पता किसके अंदर एसिड है और किसके अंदर बेस है, लेबल नहीं लगा हुआ है, तो अरे भाई छोटा छोटा नोट्स आता रहेगा, बट आपको स्टडी पे फोकस करना है, ठीक है। यही चीज बच्चों को सिखाना चाहता हूँ, हमेशा मोटिवेट रहो, कंटेंट आपको क्या मिल रहा है, कौन सा भाई बहन आपको सही कंटेंट दे रहा है, उस पर ध्यान दो, ठीक है। बैकग्राउंड थोड़ा सा नॉइज आता रहता है, ये जनरल है, इसलिए हमेशा वीडियो रह जाती थी, आज सोचा भाई लगा दो वीडियो भाइयों के लिए, बहनें भी हैं सर पीछे, हाँ भाई उनके लिए भी है। चलो, ही नेग्लेक्टेड द लेबल ऑफ द सॉल्यूशन एंड लैकिंग ऑफ लिटमस पेपर, लिटमस पेपर भी नहीं है भाई के पास, क्या करे भाई, भाई फंस गया, मुन्ना भाई को याद किया जाए। ही कुड डिस्टिंग्विश वन सॉल्यूशन ऑफ देयर अदर व्हेन दे आर बोथ कलरलेस, अरे भाई कलरलेस है, लिटमस पेपर है नहीं, तो क्या करे इसके लिए, आइडिया मेरे को पता है, मेरे जब कपड़ों पे सब्जी गिरती है ना, क्या कह रहे हो, मम्मी से डांट पड़ती है, बहुत पड़ती है भाई मेरे, कहते हैं मैनर्स नहीं है खाने की, तेरे को कब से सिखा रही हूँ, 25 साल का हो चुका है, 28 साल का हो चुका है, तेरे को मैनर्स नहीं आई, नहीं ऐसा कुछ नहीं भाई, मैं ढंग से खाता हूँ, बाय मिस्टेक कभी गिर गई वो अलग बात है। अच्छा, जब कपड़ों पे गिर जाती है तो जब उसे सोप या डिटर्जेंट से वॉश करते हैं ना, कुछ भी सोच लेते हो यार तुम लोग, बदनाम करने पे लगे रहते हो। अच्छा, सोप डिटर्जेंट से वॉश करते हो ना जब कपड़े को, जिसमें सब्जी गिरी होती है, स्पेशली ग्रेवी की बात करते हैं, ग्रेवी किसकी सर, चलो हम भटक रहे हैं। अच्छा, तो क्या होता है वो रेडिश कलर का हो जाता है। अच्छा, जो सोप डिटर्जेंट होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं आपके, ठीक है। तो अब मेरे पास एसिड और बेस दोनों सॉल्यूशन है, लेबल नहीं है, लिटमस पेपर नहीं है, तो हम क्या करेंगे उसे, अब खाने के अंदर आपके स्पाइसेस होते हैं, टर्मरिक पाउडर होता है, और टर्मरिक एक आपका इंडिकेटर है, ठीक है। अब टर्मरिक पाउडर है, जैसे ही उसके ऊपर बेस आया तो क्या हो गया, वो रेडिश कलर का हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप इस कंटेंट को राइट कर सकते हैं, वी कैन यूज टर्मरिक पाउडर, और फेनॉल फेथैलिन ले सकते हैं आप, अगर एसिड होगा तो उसमें फेनॉल फेथैलिन को यूज करने से, फेनोल्फथैलीन को यूज करने से कुछ नहीं होगा, वो कलरलेस ही रहेगा, ठीक है। बेस में वो पिंक हो जाएगा। फेनोल्फथैलीन भी नहीं है मेरे भाई के पास, तो क्या यूज करोगे भाई, साबुन सरफ घर पे मिल जाएगा, थोड़ा सा डाल के देख लो उसके अंदर, जो रेड हो गया वो एसिड है, समझ गए। चलो, 2 मार्क्स में बच्चों वाला क्वेश्चन है, घर के मम्मी से पूछ लेते हैं क्वेश्चन, वो बता देते हैं,
हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द करंट कैरिंग कंडक्टर, व्हाट हैपन्स टू द कंडक्टर डिस्प्लेसमेंट। एक आपका एनसीईआरटी का मेंशन करना चाहूँगा, बहुत कम क्वेश्चन आता है लेकिन कभी ना कभी टकरा जाता है। एनसीईआरटी में एक डायग्राम दिया गया है, उसमें बेटा वन शॉट बना के दूंगा आपको मैग्नेटिक का 1 नंबर का, ठीक है, सारा उसमें से आ जाएगा। उसमें है कि एक रोड होगी बेटा, तार होगी, वो डिस्प्लेस करेगी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से और करंट की वजह से, ठीक है। उस वो ये टॉपिक वहां से क्वेश्चन आ गया ये, ठीक है। एक वायर को दोनों साइड पे मैग्नेट रखा और उस तार में से, उस कंडक्टर में से हमने करंट को पास किया तो वो डिस्प्लेसमेंट करने लगी। और ये टॉपिक आपको मैंने आज ही बताया है, F=BIL sin थीटा। मैग्नेटिक फील्ड है, उसके अंदर करंट है, तो जो भी उस वायर की लेंथ है वो क्या करेगा, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और फोर्स करने से क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। समझ आ गई मेरी बात, ठीक है। अब कहता है क्या होगा, इफ करंट बिकम्स स्ट्रोंगर, यानी करंट की अमाउंट को बढ़ा दिया तो भाई मेरे जितना जितना करंट बढ़ जाएगा फोर्स भी इंक्रीज हो जाएगा। आपको दिख रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सो डिस्प्लेसमेंट विल बी मोर। देखो कितना इजी क्वेश्चन है, डिस्प्लेसमेंट वुड बी मोर। दूसरा कहता है इफ अ हॉर्स शू मैग्नेट इज यूज्ड इन इट्स प्लेस, अगर हम उस स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की जगह हम एक बहुत ही वीक सा हॉर्स शू मैग्नेट बना लगा दे। ये सर क्या बना दिया है, प्लस्तर सा। हमने एक हॉर्स शू मैग्नेट लगा दिया, वो भी वीक मैग्नेटिक फील्ड है। सो मैग्नेटिक फील्ड अगर वीक होगा, ये देखो ये फोर्स किसके प्रोपोर्शनल है भाई, मैग्नेटिक फील्ड के है। मैग्नेटिक फील्ड अगर डाउन होगा तो क्या होगा, फोर्स भी डाउन होगा। फोर्स डाउन होगा तो डिस्प्लेसमेंट विल बी लेस, डिस्प्लेसमेंट विल बी लेस। अरे कोई नहीं पूछता आपका सेकंड फॉर्म है कि फर्स्ट फॉर्म है, लगा दो, आंसर सही होना चाहिए। अच्छा मैं एक बात कहना चाहूँगा यहाँ पे, ये फॉर्मूला मैंने आपको पहले भी बताया था, ठीक है। ये फॉर्मूला लिख दिया ना भाई, एग्जामिनर समझ जाएगा, आपको कंटेंट पता है, आपको पता है इसके बारे में, टॉपिक के बारे में डिटेल में, तो ये जरूर लिखना फॉर्मूला। जहां आपको लगे ना कि एग्जाम्पल देना है, ऑप्शन देना है, फॉर्मूला बताना है, लिख दो, ठीक है। थ्योरी बेस का यही पार्ट इंपॉर्टेंट है आपका, यही आपको स्कोर कराएगा, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 23 पे, ये भी आपका इंटरनल क्वेश्चन आया। कहता है कि हाउ अ स्क्विरल यूजेस द हार्मोनल सिस्टम टू रिएक्ट टू द डेंजरस सिचुएशन। एक गिलहरी डेंजरस सिचुएशन में किस तरीके से रिस्पॉन्ड करती है। तो डेंजरस सिचुएशन, जब भी हम बात करते हैं डेंजरस सिचुएशन की, सो वहां पे कौन सा ग्लैंड काम करता है आपका, एड्रीनल ग्लैंड। सो एड्रीनल ग्लैंड जिसे हम बोलते हैं कि ये पिंक कलर का ग्लैंड जो किडनीज के ऊपर होता है, ये इमरजेंसी हॉर्मोन्स या स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करता है। क्या करता है ये, इमरजेंसी हार्मोन। एक भाई साहब हमारे पड़ोसी है, टंकी चला के भूल जाते हैं, उनको लगता है कि दुनिया में एक अवतार ऐसा पैदा होगा जो टंकी अपना बंद कर देगा, और वो बेचारी आंटी है ना स्पीकर की, वो बोलती रहती है। चलो स्ट्रेस हार्मोन, चलो एड्रिनल ग्लैंड स्ट्रेस हार्मोन और इमरजेंसी हार्मोन रिलीज करता है, तो इसका क्या बेनिफिट है। सो जैसे ये हार्मोन रिलीज हुआ, सो बाय रिलीजिंग दिस हार्मोन, बाय रिलीजिंग दिस हार्मोन, सर राइटिंग आपकी माशाअल्लाह है, कभी घमंड नहीं किया भाई मेरे, मुझे भी पता है इतनी गंदी राइटिंग है मेरी। बाय रिलीजिंग दिस हार्मोन, हार्ट बीट इंक्रीजेस, और हार्ट बीट इंक्रीजेस से क्या होगा, ब्लड विल पुश फास्टर, और ब्लड ज्यादा पुश करने की वजह से क्या होगा, जब ब्लड फास्टर पुश करेगा, सो इट टेक एनर्जी टू द टिश्यूज that enable squirrel to flee faster। फ्ली क्या होता है, भागना, ठीक है। जैसे जैसे हार्मोन रिलीज होगा उसका हार्ट बीट तेज हो जाएगा, हार्ट बीट से ब्लड फ्लो फास्ट हो जाएगा, ब्लड फ्लो जैसे ही टिश्यूज में गया, टिश्यू ने क्या किया, एनर्जी को लिया और उसको क्या करा, उसको भागने में बहुत हेल्प करी, ठीक है। तो ये बेटा इसका अच्छा सा आंसर था, लिखने का सिर्फ इतना पर्पस था ताकि आपको थोड़ा सा वर्ड्स का पता लग जाए जो आपको एग्जाम में यूज करना है, ठीक है। अच्छे वर्ड्स को यूज करोगे तो अच्छा ही स्कोर मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्यों है, इंपॉर्टेंट नहीं एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट मानता हूँ मैं इसको। सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन को बच्चों को नहीं पता होता इसके बारे में, और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है आपका, कौन सा क्वेश्चन आता है, वो आता है रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है। अब ये चैप्टर जो आ गया ना, इस चैप्टर में गिने चुने 3 टॉपिक है, तीनों में से क्वेश्चन बनता है, मैं बता दूंगा आपको, ठीक है।
चलो, सेंसरी न्यूरॉन क्या होता है? सेंसरी न्यूरॉन्स आपके सेंसरी सेल्स होती है जो आपको, और न्यूरॉन का मतलब क्या है? ब्रेन। यानी दीज आर द नर्व्स, दीज नर्व सेंस signals and transmit to CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी ब्रेन तक सिग्नल को ट्रांसफर करने वाले। अब कहाँ भी लेंगे भाई? भाई 5 सेंस ऑर्गन है, और वो 5 सेंस ऑर्गन्स में ही आपको ये सेंसरी न्यूरॉन अटैच मिलेगी। ठीक है, पहले हम बात करते हैं स्किन के बारे में। तो स्किन के अंदर थर्मो रिसेप्टर होते हैं, थर्मो मतलब हीट को रिसेप्ट करने वाले। ठीक है, ये सिग्नल को यहाँ से भेजेंगे आपके ब्रेन में। ठीक है, ब्रेन फिर कमांड करेगा, समझ गए? बट ये सिग्नल आपका जो थर्मो रिसेप्टर वाला है ना, ये आपके ब्रेन तक नहीं जाएगा, ये रिले से स्पाइनल कॉर्ड में रिटर्न हो जाएगा। वही तो रिफ्लेक्स एक्शन होता है। बाकी सिग्नल जैसे मैं बोल रहा हूँ आप सुन रहे हो, तो ये सिग्नल कहाँ गया? ये आपके ईयर ड्रम से, कोकिला से होते हुए ब्रेन में। सी है कोकिला तो क्या होता है? अरे चलो, बात चल रही थी ब्रेन की। ठीक है, तो ये सिग्नल जो मेरे साउंड वेव से हैं, ये 344 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आपके कान में जा रहे हैं। ठीक है, और ये ब्रेन में जाएंगे, ब्रेन कमांड करेगा, फिर उस पर आप रिस्पॉन्ड करोगे। ठीक है, तो ये आपका सेंसरी न्यूरॉन है। मोटर न्यूरॉन क्या है? मैंने कहा कि भाई साहब ये उठा लो। क्या उठाओगे? कोई भी ऑब्जेक्ट आपके सामने पड़ा और आपने उठा लिया, आप कहोगे मैं क्यों उठाऊं भाई, सर कमांड कर रहे हैं, मेरे पेरेंट्स बनने की कोशिश ना करी। अरे एग्जांपल दे रहा हूं भाई मेरे। चलो, मैंने कमांड करा कि वो ऑब्जेक्ट उठा लो और आपने उठा लिया, तो ये काम कैसे करा? ये साउंड वेव्स ब्रेन में गई, ब्रेन ने आपको कमांड करा। कमांड करने से क्या हुआ? ये जो सीएनएस ने जो कमांड दी है, ये दी है किसको? मोटर न्यूरॉन को। और मोटर न्यूरॉन ने क्या किया? मोटर न्यूरॉन ने अफेक्टर्स को यानी मसल्स को कमांड किया, और देन वो आप ऑब्जेक्ट उठा लोगे। ठीक है, तो मोटर न्यूरॉन क्या है? मोटर न्यूरॉन इसका अपोजिट वर्किंग करता है। मोटर न्यूरॉन ट्रांसफर सिग्नल, एक भाई शादी भी यहां पे आज ही होनी है। ट्रांसफर सिग्नल्स फ्रॉम सीएनएस टू अफेक्टर्स, या अफेक्टर्स का मतलब होता है मसल्स। चलो दिखा देता हूँ, लो यार देख लो, कोई बात नहीं, आप ही के लिए स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो को पॉज कर लो, कोई दिक्कत नहीं, इतनी भी जल्दी नहीं है। चलो 24 क्वेश्चन पे आ चुके हैं हम, और बहुत जल्दी चल रहे हैं। ऑब्जर्व द इमेज गिवन बिलो एंड एक्सप्लेन द व्हाट इज डिपिक्टेड। अच्छा, इस चीज़ के लिए मैं दिखा देता हूँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम है। इसमें एक टॉपिक कट चुका है रेडिश कलर वाला, बट यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या बनता है? जब यहाँ से सन से जो सन रेज निकल रही है एंड रीचिंग टू द अर्थ, और जब ये अर्थ पे जाती है, सो देर आर द डिफरेंट लेयर, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, आयनोस्फियर, ई लेयर, एफ लेयर, बहुत सारी लेयर होती हैं। ठीक है, सो जैसे जैसे ये सनरेज आती है अर्थ की लेयर की तरफ, एयर की डेंसिटी बढ़ जाती है, तो जो मीडियम है वो चेंज हो गया, तो रेयर से डेंसर की तरफ जा रही है ये लाइट रेस, और रेयर से डेंसर की तरफ जाती है तो ये अपने पाथ से चेंज हो जाती है, जिसे हम बोलते हैं एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन। लिख देता हूँ भाइयों के लिए। सर भाई भाई करते रहो, कोई बहन नहीं है? अरे भाई सभी हो। एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन एक प्रोसेस है जिससे लाइट बेंड कर जाती है जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है। ठीक है, वही यहाँ पे लिखना है। अब ये सन एक्चुअली में जो रेड कलर का मैंने लिखा है यहाँ पर है, बट ये नीचे भी दिखाई दे रहा है। ये क्या फंडा हो रहा है भाई? ये बेटा ये लाइन जो है आपकी, ये ब्लैक वाली लाइन है, इसको बना लेता हूँ मैं। ये जो डॉट लाइन दिखाई दे रही है ये ब्लैक वाली, ये आपका ओरिजिन है। ओरिजिन से 2 मिनट पहले, मतलब जो सन हमारा यहाँ पर है, लेकिन हमें दिखेगा कहाँ पर? हमें दिखेगा यहाँ पर। इसका रीजन क्या है? एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन। सन की जो रेज निकलेगी वो रेयर से डेंसर की तरफ मुड़ जाएगी, और हमें लगेगा कि सन 2 मिनट पहले हमें दिख जाता है, मतलब सन अभी राइज नहीं हुआ है, देन इट इज विजिबल। दैट इज कॉल्ड एडवांस सनराइज। एंड सेम थिंग हैपन ड्यूरिंग द सनसेट। व्हेन सन सेट्स डाउन, जब सूरज डूब चुका है, ड्यू टू एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन वो हमें दिखता है। ठीक है, तो कितना मिनट दिखता है ये इंपॉर्टेंट है। 2 मिनट पहले दिखता है सनराइज से, और सनसेट होने के 2 मिनट बाद तक दिखता है। यानी टोटल टाइम पीरियड की बात करते हैं तो एक दिन में 4 मिनट ज्यादा सन दिखता है हमें। ये ध्यान रख लेना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका। कई बार पूछ लेते हैं एमसीक्यू में कितने मिनट ज्यादा दिखता है, हम वही मुंह चक के 2 मिनट लगाए जाते हैं। ऑप्शन में 2 मिनट भी मिलेगा आपको, डेफिनेटली मिलेगा। टोटल अगर पूछ लिया तो 4 मिनट होता है, 4 मिनट्स। अच्छा, इसको एक्सप्लेन करना है तो इसको एक्सप्लेनेशन में आपको दे चुका हूँ यहाँ पे। अच्छा, कर चुका हूँ, एनसीईआरटी में क्वेश्चन है भाई। ठीक है, इसको करके जाना। ये लिखा हुआ है कि जो सन की पोजीशन दिखाई है ओरिजिन से 2 मिनट्स बिफोर सनराइज सन, बिकॉज, और इसके लिए रीजन क्या है? रिफ्रैक्टेड। आ गया।
अच्छा कैसे रिफ्लेक्ट हुआ है देखो, डेंस मीडियम आ गया, जो वर्ड मैंने आपको बताया डेंसर एयर आ गया, ठीक है। एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन आ गया भाई लौटे, वर्ड तो वही है भाई, लर्न आपको करना है, सिर्फ टॉपिक समझने की देर होती है, ठीक है। ये सारा मैंने आपको बता दिया, इंपॉर्टेंट है भाई, करके जाना क्वेश्चन ही। सो सारा इंपॉर्टेंट बता रहे हो। अच्छा अब बता दो भाई तुम्हारे लेवल का क्वेश्चन, सारा सारा कर रहे हो। अब एसिड बेस से ना आपको और मेटल नॉन मेटल से ऐसा क्वेश्चन मिलेगा जो पजलिंग होगा, ट्विस्टिंग क्वेश्चन होगा, जिसे आप बोलते हैं 25% डिफिकल्ट लेवल। अब वो क्वेश्चन इसमें मिल जाएंगे आपको, तभी कह रहा हूँ प्री बोर्ड। बट एक क्वेश्चन मुझे अच्छा नहीं लगा भाई इसमें, वो दिखाऊंगा आपको मैं, मूड खराब हो गया पूरा उस क्वेश्चन को देख के। बाकी सारे क्वेश्चन बहुत बढ़िया लगे भाई, ऐसी बात नहीं है, तारीफ भी करनी चाहिए जहां मिलती है। चलो, अंडर व्हाट कंडीशन डज ए फार्मर नीड टू ट्रीट द सॉइल इन हिज फील्ड विद अ क्विक लाइम और द स्लेक लाइम और द चौक। अच्छा एक तो इसका डिफरेंस नहीं पता लगता बच्चों को। क्विक लाइम, क्विक का मतलब होता है जो जल्दी बोल जाए, लाइम का मतलब होता है कैल्शियम, ये हो गया कैल्शियम ऑक्साइड। उसके बाद होता है स्लेग्ड, स्लेग्ड किससे बना है, लेक, लेक का मतलब पानी, जिसके अंदर पानी हो, किसके अंदर, लाइम के अंदर। सो लाइम के अंदर जो पानी होगा वो होगा, देखो वाटर से बना है एच और ओ, है ना, तो यहाँ से हो गया बचा। फिर उसके बाद चौक, जिसे हम बोलते हैं लाइम स्टोन, पत्थर बन चुका है चौक, ये आपका होगा कैल्शियम कार्बोनेट। कब यूज करते हैं इसको, वैन द फार्मर यूज, चलो उन भाई बहनों को लिए लिख देता हूँ जिनको थोड़ा राइटिंग में दिक्कत है। व्हेन फार्मर यूज नहीं, एक्सेसिव यूज फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स इन लार्ज या abundant quantity, large quantity, then due to which acidic character increases, और इस एसिडिक करेक्टर इंक्रीज होने की वजह से सॉइल फर्टिलिटी गेट डिस्टर्ब, सॉइल फर्टिलिटी गेट डिस्टर्ब, and when we then yeah at those time या at that time to maintain a neutrality, ये वर्ड देखो क्या लिखा है, to maintain soil neutrality farmer use, जो भी आपको दिया है स्लेक लाइम चौक, ठीक है, क्विक लाइम। अच्छा है क्वेश्चन यार, ठीक है यार, इतना बुरा नहीं है, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा उसके बाद कहते हैं, इसको थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ, आप भी बोर हो गए होंगे। कलर लेते हैं भाई, लड़की वाला कलर ले लेते हैं। चलो कहता है यू आर गिवन द टू सोल्यूशन ए एंड बी एंड pH इज 6 and 8 रेस्पेक्टिवली, यानी रेस्पेक्टिवली का मतलब है जो ए सोल्यूशन है वो 6 है और इसका 8 pH है। कह रहा है विच ऑफ द टू हैज द मोर हाइड्रोजन कंसंट्रेशन, इसमें से किसकी हाइड्रोजन कंसंट्रेशन ज्यादा है। सो बात वही एक माथे में डाल लो कि पीएच लेवल के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो फॉर्मूला है पीएच का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, समझ गए बात, ये होता है। यानी पीएच जितना कम होगा हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन उतनी ज्यादा होगी। क्या बोल गया मैं, हाँ पीएच, अब पीएच बात कर लो जैसे 8 है, पीएच बढ़ रहा है तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, यहाँ पे डाउट है मुझे, चलो पीएच वैल्यू बढ़ रही है 6 से लेके 8 जा रही है, तो एच आयन कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी, यानी पीएच जितना बढ़ेगा एच आयन कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, ठीक है। अब हमें देखना कम पीएच की तरफ, पीएच कम किसका है 6 का, यानी ए का, तो यार ए की एच आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मेरे भाई, याद रख लेना पीएच और एच आयन कंसंट्रेशन। अच्छा दूसरा तरीका याद करने का क्या है, जिसकी वैल्यू लेफ्ट साइड में इंक्रीज होगी उसके पास एच आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, यानी 7 से जितना लेस जाओगे उतनी ज़्यादा एच आयन कंसंट्रेशन होगी। 7 से जितना आगे की तरफ जाओगे बेसिक करैक्टर बढ़ेंगे और एच आयोन्स कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी, ठीक है। तो यहाँ से सिंपल पता लगे 6 की तरफ या 8 की तरफ, ठीक है, हम 7 से लेफ्ट जा रहे हैं तो कंसंट्रेशन एच आयन की 6 की ज़्यादा हो। चलो और में भी क्वेश्चन दिया है, और में क्या दिया है, इक्वल लेंथ ऑफ मैग्नीशियम रिबन आर टेकन इन द टेस्ट ट्यूब ए बी एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द टेस्ट ट्यूब ए while acetic acid is used in B. In which test tube the fizzing sound with more vigorously and why?
किसके अंदर ज्यादा विग्रसली फिजिंग साउंड आएगा, psss की कुकर वाली, ठीक है। तो भाई सिंपल सी बात है, HCl के अंदर। वाई? बिकॉज आंसर देना है पहले ए ऑप्शन में देना, पहले ए आंसर करके देना। ऐसा टेक्निक देखो आंसर लेने की। HCl will produce more fizzing sound and reaction will be vigorously, reaction is vigorous, reaction भी vigorous होगी। कारण क्या उसका? बिकॉज HCl is एसिड, HCl है जो इज स्ट्रॉन्ग एसिड, या आप लिख सकते हो स्ट्रॉन्गर देन एसिटिक एसिड। तो रिएक्शन क्या होगी? हमने लिया है बेटा मैग्नीशियम रिबन, सो मैग्नीशियम की रिबन की रिएक्शन HCl के साथ होगी और ये बनाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड ब्लैक कलर के, ठीक है। और यहाँ से क्या निकल गया? हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ये हाइड्रोजन गैस ही फिजिंग साउंड प्रोड्यूस करेगी और एक पॉप साउंड प्रोड्यूस करेगा। इस रिएक्शन को हम पॉप साउंड एक्सपेरिमेंट के नाम से भी जानते हैं, या हाइड्रोजन गैस प्रिपरेशन। समझ गए मेरी बात? इंपॉर्टेंट है। बैलेंस ये कर देता हूँ, लाए भाई कर दी रिएक्शन, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ये आपका थर्ड रिएक्शन है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एनसीईआरटी का पार्ट है। मैग्नीशियम के जो, इसमें हम जिंक ग्रैनुअल्स भी ले लेते हैं भाई, जिंक ग्रैनुअल्स, तो जिंक ज्यादा अच्छा करता है, एक साउंड निकलेगा, ठीक है। मैग्नीशियम रिबन थोड़ा कम करता है, ठीक है, बट एज कंपेरिजन टू अगर हम बात करते हैं एसिटिक एसिड की, एसिटिक एसिड से ज्यादा करेगा। एसिटिक एसिड करेगा बहुत लो अमाउंट में, लेस अमाउंट में। यहाँ क्वेश्चन पुट अप किया हुआ है विग्रसली में, तो विग्रसली केस हमारा रहेगा बेटा HCl एसिड, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। चलो बच्चों वाला क्वेश्चन अगला देख लो भाई। कह रहा है कंपेयर द स्ट्रक्चर ए एंड बी विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रक्चर, आपको बताना है, मार्क करना है। तो ये हमारा जो फर्स्ट डायग्राम है बेटा लंग्स का, और लंग्स के अंदर जो फिल्टरिंग यूनिट होती है, तो फिल्टरिंग यूनिट होती है बेटा, क्या होती है? एल्वुलर सैक, जिसे आप एल्वलाई भी बोल देते हैं, एल्विओली बोलते हो ना, एल्वलाई होता है। चलो एल्वलाई, सो इसके बारे में लिखना है कि एल्वलाई क्या आते हैं। दीज हेल्प इन द गैसेज एक्सचेंज, दीज आर द फिल्टरिंग यूनिट या बेसिक यूनिट इन लंग्स, ठीक है, गैसेज एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। अच्छा, मिलियंस नंबर में होते हैं। दूसरा डायग्राम थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अभी तो एक ही क्वेश्चन पुटअप किया, यहाँ से बहुत सारे पुटअप कर लेते हैं। ये रीनल आर्टरी आ रही है, मेन जो पार्ट है मैं वो बता देता हूँ। ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर है इसे बोलते हैं बोमन कैप्सूल। इसमें क्लस्टर्स ऑफ ट्यूब्स होती है, ठीक है। इसके अंदर एक सीव होती है जिसको बोल देते हैं ग्लोमरुलर, ठीक है। यहाँ से यूरिन और साथ साथ along with the blood enter into these tubes and finally what happen, it move in these tubes and यहाँ पे क्या होगा? न्यूट्रिएंट का, सोल्ट का एब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है। यहाँ से एक जो पार्ट बी पार्ट दिया है बेटा, ये वाला पार्ट है, इसको बोलते हैं लूप ऑफ हैनल या हैनल लूप बोल देते हैं, HENLE, ठीक है। ये वाला पार्ट होता है आपका कलेक्टिंग ट्यूब। आप प्रिपरेशन कर रहे हो सब आपको पता होगा। एक क्वेश्चन और यहाँ से आता है, ये वाला जो पार्ट होता है, ठीक है, PCT होता है, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, और नीचे की तरफ इस साइड में आ जाएगा, ये घूम के आ रही है, ये हाँ इस साइड पे ये आ जाएगा DCT, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। अब आपको क्वेश्चन क्या करना है कि किस न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करते हैं, PCT और DCT, ठीक है। बट मेरा जो क्वेश्चन आज का यहाँ पे है, आपको A और B का फंक्शन बताना है, पहले नाम बताना है और क्या है। तो किडनी के अंदर ये जो बॉक्स में, जो रेक्टेंगुलर बॉक्स में दिया हुआ है, इट इज नेफ्रॉन्स। मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द किडनी विच वर्क एज अ फिल्टरिंग यूनिट फॉर द किडनी एंड सेपरेट द ब्लड फ्रॉम द यूराइन, राइट। बी वाला हमारा क्या, लूप ऑफ हैनल है, तो हैनल लूप है ये बी, और इसका मेनली जो रहता है वर्किंग क्या रहता है, ये सोल्ट, और सोल्ट में भी किसी को बेटा सोडियम क्लोराइड को और वाटर को सेलेक्टिवली एब्जॉर्ब करता है, ध्यान रखना। NaCl एंड वाटर का सेलेक्टिवली रीअब्जॉर्प्शन, चलो 26 क्वेश्चन डन। चलो आगे चलते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है सर, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्या भाई? मेरे प्री बोर्ड की प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग जो सैंपल पेपर बता रहा हूँ मैं आपको, उन्होंने खुद लॉन्च किया है प्री बोर्ड के नाम से ही, ठीक है।
तो उसमें सारे वो क्वेश्चन हैं, एक दो क्वेश्चन छोड़ के जो मुझे लग रहा है कि इतने खास नहीं है या उनका वो फॉर्मेट नहीं है, ठीक है, बाकी सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही उठाए हुए हैं इन्होंने। कहता है कि कैन टू पीपल्स हैव द ब्राउन आइज हैव अ ब्लू आई बेबी। दो पर्सन है, मेल और फीमेल की बात कर रहे हैं, तो उसमें दोनों की आइज ब्राउन है, तो क्या उनका जो बेबी है क्या उसमें चांसेस हो सकता है इट कुड हैव ब्लू आइज। सो यस, तो आंसर बिल्कुल सही है। और कैसे होगा बेटा, आपने अगर मेंडल का एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा तो मेंडल के एक्सपेरिमेंट में था क्या था कि जो F1 जनरेशन है, F1 जनरेशन के केस में सिर्फ डोमिनेंट कैरेक्टर आएंगे, लेकिन जब F1 को हम सेल्फ पोलिनेट होने देते हैं तो सेल्फ पोलिनेशन के केस में, F2 जनरेशन के केस में, फीलियल 2 जनरेशन में वो कैरेक्टर भी एग्जिस्टेंस में आ जाते हैं जो नहीं थे पहले, ठीक है ना, F1 जनरेशन में। तो वही केस यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे कितने % चांस है, 3 मार्क्स में दिए, तो 3 मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको बताना है। तो पहले आंसर देंगे कैन टू द पीपल हैव, यस, तो पहला पॉइंट में आंसर देंगे यस, द टू पीपल विद द ब्राउन आइज हैव द ब्लू आइज, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट में उसका रीजन देंगे, तो रीजन में आप बताएंगे इन द फीलियल 2 जनरेशन रिसेसिव कैरेक्टर कम इनटू एग्जिस्टेंस, ठीक है, रिसेसिव कैरेक्टर भी हो सकता है उनके किसी दादा दादी या नाना नानी की कुछ आइज ब्लू होगी, ठीक है, वो उनके बेटे में या बेटी में किसी में हो गए होंगे, बट वो रिसेसिव फॉर्म में है, ठीक है। थर्ड फॉर्म में आपको ये पूरा नोटेशन बना के दिखाना है, मार्क्स इसी के मिलेंगे आपको, ठीक है, समझ रहे हो बात। अच्छा, यहाँ पे मेल है, उसकी ब्राउन आइज को जो डिनोट किया गया है जिनसे वो है कैपिटल बी स्मॉल बी, सेम एज ब्राउन है बी, ये भी कैपिटल बी है स्मॉल बी। अच्छा, यहाँ से जीन्स क्या बन रहे हैं, देखो यहाँ से कैपिटल बी बन रहा है और स्मॉल बी बन रहा है, सेम एज कैपिटल बी बन रहा है स्मॉल बी बन रहा है, राइट, ठीक है। अब जब ये जी क्या होगा, अब इसमें क्रॉस होगा, ये देखो, ये वाले इधर से कैपिटल बी और इधर से कैपिटल बी फीमेल्स का, ये बन गया ब्राउन आइज, इधर से कैपिटल बी और इधर से स्मॉल बी, ये भी ब्राउन आइज बन गया, ठीक है, डोमिनेंट कैरेक्टर इसमें ब्राउन है। यहां से अब स्मॉल बी की बात कर रहे हैं, ये स्मॉल बी है और यहां से कैपिटल बी है। अब यहाँ पे डोमिनेंट कैरेक्टर भी कैपिटल बी ही है अभी, तो यानी कैपिटल बी जो ब्राउन वाले हैं वो डोमिनेंट हैं अभी। बट एक केस में ऐसा हो सकता है, यहाँ से स्मॉल बी और यहाँ से भी स्मॉल बी वाले जीन्स हैं जो ये कॉपीड हो रहे हैं, और जब भी रेप्लिकेशन हो रहा है तो यहाँ पे रिसेसिव कैरेक्टर आ सकते हैं विच इज ब्लू आई। सो ओनली 25%। अब ये देख सकते हैं यहाँ पे कितने केस बने हैं, 1 2 3 एंड 4, सो यानी 1/4 केस हो सकता है, यानी 25% चांसेस आर देयर टू हैव अ ब्लू आई बेबी। ब्लू बेबी क्या क्या, हम यहाँ पे अवतार मूवी थोड़ी देख रहे हैं, ब्लू आइज बेबी विद अ ब्राउन आइज पेरेंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्रोमोसोम्स का जब कॉपिंग हो रहा है, जब जीन्स ट्रांसफर हो रहे हैं, तो वहां पे ये आ सकता है। ये मैंने थोड़ा सा आपके लिए राइटिंग पोर्शन दे दिया, जो भाई बहन जो चाहते हैं कि जिनको थोड़ा सा राइटिंग चाहिए तो ये है। बाकी डायग्राम मेरे ख्याल से भाई ये जो नोटेशन जो है ना, प्रेजेंटेशन है, ये जरूर बना के जाना। चलो क्वेश्चन नंबर 28 में बहुत सही चल रहे हैं भाई स्पीड में, और अभी भी जिसको लगता है थोड़ा 1.5x सेटिंग में जाके 1.5x पे देख लेना तो हो जाएगा। वैसे ही मैं बहुत स्पीड 2x पे चल ही रहा हूँ। चलो, थिंक अबाउट अ वायर लूप दैट इज लाइंग इन द सर्कल ऑन द टेबल एंड अलाउ द करंट टू मूव द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ इसको। आपके पास एक कोयल है जो टेबल पे पड़ी हुई है और क्लॉकवाइज करंट चल रहा है उसके अंदर। डिटरमाइन द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन इनसाइड एंड आउटसाइड द लूप यूजिंग द राइट हैंड रूल। ठीक है, राइट हैंड रूल बोल देते हैं, या एक वर्ड आता है इसके लिए, देखो पाम रूल। चलो ये थोड़ा मोटा हो गया, इसे पाम रूल भी बोल देते हैं। पाम पाम का मतलब होता है हथेली। इफ यू होल्ड आवर हैंड सच लाइक दैट, दिस थंब शो द डायरेक्शन ऑफ करंट इन ए कंडक्टर, देन दिस कर्ल्ड फिंगर शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ से दो क्वेश्चन बताता हूँ। दो क्वेश्चन क्या बनते हैं, एक तो क्वेश्चन बनता है बेटा जब ये करंट नीचे से ऊपर जा रहा है यानी डाउन टू अप जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ये देखो ये, ठीक है। और सेम एज जब करंट ऊपर से नीचे जा रहा है तो ये क्लॉकवाइज, ये क्या है, ये क्लॉकवाइज बन रहा है करंट, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना है। अब यहाँ पे दो केस बनते हैं, ठीक है। तो दोनों केस मैंने बता दिया। देखो पहला केस है कि टेबल पे अगर हम मान के चलते हैं कि कोयल हमारी कुछ इस तरीके से पड़ी हुई है, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि जो कंजस्टेड जो इनसाइड दो है, तो जो इनसाइड बनी है, इनसाइड ये एक्यूमुलेट हो चुकी है। एक्यूमुलेट का मतलब है ये इकट्ठी हो चुकी है सारी की सारी। यहाँ पे कंसंट्रेशन ज्यादा है लाइंस की, ठीक है। सेंटर में देखो एक बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है, यहाँ पे अगर देख पा रहे होंगे ना,
ये स्टेट जा रही है, इसका मतलब है यहाँ पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। और यहाँ पे थोड़ी कंजस्टेड सी लाइन हो गई है, देखो यहाँ पे मैक्सिमम लाइन इस लूप के बीच में है, इसका मतलब है कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज़्यादा हैं। सो मोर मैग्नेटिक फील्ड्स आर देयर इनसाइड द लूप। एंड आउटसाइड की बात करते हैं, देयर आर वेरी लेस फील्ड्स, सो मैग्नेटिक फील्ड्स आर पुअर आउटसाइड द कोयल। यह है जब जो कोयल है वो कोयल वो ऐसे पड़ी है, ठीक है। अगर उस कोयल की अगर हम बात करते हैं, वो कोयल कुछ इस तरीके से है जो आपके एनसीईआरटी डायग्राम में है। भाई एनसीईआरटी डायग्राम से क्वेश्चन बनते हैं, किस तरीके से बनते हैं वो मैंने आपको बता दिया है। चलो, अभी कोयल आर पर जा रही है टेबल से, मतलब इनसाइड द टेबल एंड आउटसाइड द टेबल। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे सेंटर में मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ जो नॉर्थ से साउथ बिल्कुल स्ट्रेट है। और उसके बाद इधर की बात कर रहे हैं अगर हम, ये वाली, दीज आर मोर कंजेस्टेड, इट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड आर इनसाइड इट मोर। आउटसाइड भी है, बिल्कुल है। अच्छा, ये बन कैसे रही है कंसेंट्रिक का, अभी बताया ना भाई, पाम रूल। ये करंट चल रहा है, जो करंट चल रहा है, ठीक है, करंट ऊपर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड कर्ल बन रही है, ठीक है। तो कर्ल कंसेंट्रिक सर्कल की फॉर्म में बनेगी। अच्छा, एक पॉइंट यहाँ पर है, देखो ये वाला पॉइंट है, जो इसको मैं मार्क कर लेता हूँ, ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक, ये जो वायर है एट द एंट्रिंग एंड एग्जिट पार्ट ऑफ द टेबल या दिस पॉइंट ऑफ कोयल, एट दिस प्लेस दिस वर्क एज स्मॉल स्ट्रेट कंडक्टर। इसको अगर हम माइक्रो लेवल पे जूम करते हैं तो ये हमारा एक स्ट्रेट कंडक्टर की तरह काम करेगा, दोनों पॉइंट पे, इस पॉइंट पे भी, इस पॉइंट पे भी। और अगर हम फिर पाम रूल लगाते हैं तो कंसेंट्रिक सर्कल की फॉर्म में हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन जाएगी, ठीक है ना। चलो, अब देखो यहाँ पे डायरेक्शन कैसी है। अगर करंट मैं मान के चलता हूँ, ये करंट ऐसे चल रहा है, देखो चलेगा भी ऐसे। देखो भाई, बैटरी की पोलैरिटी देखो, जहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल है करंट वहाँ से ही चलेगा। अब करंट ऐसे जा रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है, ऐसे जाने का मतलब क्या है भाई, ये देखो ये करंट ऊपर जा रहा है तो ये सर्कल में चलेगा, ऐसे चलेगी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है ना। और इस केस में करंट नीचे जा रहा है तो नीचे जाने का मतलब क्या है, ये नीचे जा रहा है करंट तो ये ऐसे चलेगी क्लॉकवाइज, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना, यहाँ मैं लिख देता हूँ कि इस डायरेक्शन में क्लॉकवाइज चल रहा है करंट और इधर एंटी क्लॉकवाइज। ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ पे डायरेक्शन का नहीं पता लगता, अगर यहाँ से इंटरनल क्वेश्चन आ गया तो वहाँ फंस सकते हो आप, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना। थोड़ा सा लाइन दे दिया भाई बहनों के लिए कि अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल वी डिस्कवर दैट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर पॉइंटेड इनवर्ड। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो पॉइंटेड इनवर्ड एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। परपेंडिकुलर का मतलब है पेपर में परपेंडिकुलर होगा इनसाइड द लूप। इनसाइड की बात करते हैं तो इनवर्ड होगा, प्लेन ऑफ पेपर होगा। मैग्नेटिक फील्ड दैट आर डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द लूप कमिंग आउट ऑफ द पेपर, जो बाहर की तरफ होगा वहां पे वीक फील्ड होगा, ठीक है। दोनों डायग्राम बता दिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, दोनों डायग्राम आपको मिल जाएंगे। थोड़ी साफ सफाई की जरूरी नहीं है, ये राइटिंग जो मैंने करी है ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलो, क्वेश्चन नंबर पार्ट बी में चलते हैं। ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन अ सर्कल। अच्छा, ये भी मैंने आपको बना के दे दिया भाई, इसमें बहुत टाइम वेस्ट क्या करना, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस तरीके से बन चलती है, बस आपको बता देता हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से साउथ चलती है। पहला इसका कुछ पॉइंट ले देता हूँ जो इंपॉर्टेंट है। नॉर्थ से साउथ चलती है इनसाइड द मैग्नेट, और आउटसाइड द मैग्नेट, सॉरी ये थोड़ा गलती होगी, आउटसाइड द मैग्नेट है, माई मिस्टेक, आउटसाइड। और इनसाइड की अगर बात करते हैं तो इनसाइड बेटा एक ही लाइन होती है जो साउथ से नॉर्थ चलती है, ठीक है, ये स्ट्रेट। दूसरा, ये इक्वी डिस्टेंस होती है। दूसरा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। थर्ड पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, दे डू नॉट, या टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर, डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। अबे शादी, इतना भी क्या शादी यार, इतनी शादी में कोई नाचता है क्या, 2 घंटे से ढोल बजाया हुआ है, कान भी दर्द कर गया है। चलो, बट हम सिंसियर है भाई, हम अपना टॉपिक पे डटे रहेंगे। चलो अगली बात, पैराग्राफ क्वेश्चन है, बहुत इजी आंसर है, मैं हाईलाइट कर देता हूँ मेन पॉइंट्स। मोहन हैज बिकमिंग कंप्लेन द फ्रीक्वेंट वेट लॉस, लेग पेन, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। ही वेंट टू द डॉक्टर राइट अवे एंड फिजिशियन डिटरमाइन दैट मोहन हैड हाई ब्लड शुगर लेवल। भाई पेनक्रीज पे इंसुलिन को बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं भाई, थायरोक्सिन पे, तो ग्लैंड से ये क्वेश्चन पक्का आपका, ही समझ लो, अब बात समझ गई ना। टू कीप हिज ब्लड शुगर लेवल विद इन द नॉर्मल रेंज, नॉर्मल रेंज में लाने के लिए वॉच, ईट, एक्सरसाइज फ्रिक्वेंटली, ओके। कहता है आइडेंटिफाई द इलनेस, उसकी इलनेस क्या है।
ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं हो रही, तो उसका जो रीज़न है। एंड द हार्मोन हुज शॉर्टेज इज टू ब्लेम फॉर इट, कौन से हार्मोन की रिलीज ना होने की वजह से, किसकी शॉर्टेज की वजह से ये हो रहा है। तो इलनेस है बेटा, पैनक्रीज वर्क नहीं कर रहा है इसका अच्छे से, और पैनक्रीज ना वर्क करने से क्या होगा, कौन सा हार्मोन नहीं चल रहा है इसका, रिलीज नहीं हो रहा है, इंसुलिन, जो आपका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल करता है। ज़्यादा हो गया तो डायबिटीज हो जाती है, ठीक है ना। नेम द ग्लैंड दैट सिक्रेट इट एंड डिस्क्राइब द हार्मोन सुपोज, ग्लैंड आपको बता दिया मैंने, पैनक्रीज है, हार्मोन कौन सा है, इंसुलिन है, ठीक है, एंड दैट कंट्रोल द ब्लड शुगर। थर्ड में पूछता है कि डिस्क्राइब हाउ द ह्यूमन बॉडी कंट्रोल द अमाउंट ऑफ टाइमिंग एंड द हार्मोन सिक्रीशन, कि ये किस तरीके से ह्यूमन बॉडी में सिक्रीशन होता है, किस टाइमिंग पे होता है। सो बेटा वेन एवर यू, थोड़ा सा राइटिंग लिख देता हूँ, when you take food, when you digest food, this digested food, these transform into energy, कह लो या ग्लूकोज कह लो, this transform into energy which is supplied to the blood stream, ये आपके ब्लड वेसल्स में जाता है। एंड जब ब्लड वेसल्स में जाएगा शुगर की फॉर्म में, ग्लूकोज की फॉर्म में जाएगा, then insulin is secreted, यानी आपका जब फूड डाइजेस्ट होने के बाद एनर्जी की फॉर्म में ब्लड स्ट्रीम में जाएगा तो इंसुलिन सीक्रेट होता है। अगर यहाँ पे ब्लड जो में ग्लूकोज बन रहा है, एनर्जी लेस बन रही है, जैसे कि यहाँ पे बताया है कि उसे लेग पेन है, वेट लॉस है, यूरिनेशन हो रहा है, ठीक है, और उसको डाइट, अच्छी डाइट दी है, एक्सरसाइज करने के लिए बोला है, ठीक है, तो उस केस में क्या है, उसका इंसुलिन कम बन रहा है, तो इंसुलिन बनाने के लिए क्या किया जाएगा भाई, ठीक है, तो इंसुलिन कैसे, जैसे जैसे इसके ब्लड के अंदर ग्लूकोज कम हो रहा है तो इंसुलिन भी लेस सीक्रेट हो रहा है। तो टाइमिंग क्या है उसकी, तो टाइमिंग क्या है इसकी बेटा, टाइमिंग में आप बता सकते हैं, लेवल ड्रॉप्स, जैसे जैसे फूड का लेवल ड्रॉप हो रहा है, इंसुलिन सिक्रीशन इज लेस, तो इंक्रीज करने के लिए इसके लेवल को भी राइज करना पड़ेगा, यानी इसको अच्छी डाइट देनी पड़ेगी, अच्छा फूड देना पड़ेगा, ठीक है, तो डॉक्टर ने इसे डाइट सजेस्ट की है। चलो ये क्वेश्चन के बारे में था, अच्छा क्वेश्चन था, देखो कितना एक जनरल सा क्वेश्चन था, बट इसको थोड़ा सा घुमा के पूछा था, ये कोई एक्सटर्नल क्वेश्चन नहीं है आपका। अच्छा अब फिर केस आपका आ गया, ये आपका हेरिडिटी से, एवोल्यूशन नहीं है आपका, कह रहा डाई हाइब्रिड क्रॉस है आपकी शोन, ये आपके पास जीन्स दे दिए, F1 सेल्फ पोलिनेशन हुआ और ये बना आपके पास, थोड़ा जल्दी करते हैं और, ठीक है। राइट द टाइप ऑफ द सीड ए इन द F1 जनरेशन, F1 जनरेशन में किस टाइप के सीड्स बनेंगे, तो भाई F1 में आपके डोमिनेंट कैरेक्टर आएंगे, और डोमिनेंट कैरेक्टर कौन से होते हैं, देखो ये कैपिटल आर आ गया, सॉरी कैपिटल वाई करते हैं, कैपिटल आर और कैपिटल वाई ये आ गया, और इधर से आ गया स्मॉल आर और स्मॉल वाई, ठीक है। जब इनका क्रॉसिंग होगा F1 जनरेशन में, सो कैपिटल आर, स्मॉल वाई और कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, तो ये हमारा F1 जनरेशन का फर्स्ट का आंसर आ गया, ठीक है। वहाँ पे थोड़ा सा लिख देना कि F1 जनरेशन में डोमिनेंट कैरेक्टर आते हैं, तो ये वाले कैरेक्टर्स आ गए हैं। कहता है राइट द टाइप ऑफ द सीड्स दैट आर प्रोड्यूस इन द 9:3:3:1, तो 9 में कौन कौन से आते हैं, ये आपका एक्सपेरिमेंट है, राउंड येलो सीड्स और रिंकल सीड्स का, रिंकल्ड ग्रीन सीड्स का, ठीक है, लिख देता हूँ, 2 सीड्स लेते हैं, राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन, तो जब इनका क्रॉसिंग करा गया और क्रॉसिंग करने के बाद जो ये बने थे 9 तो बने थे राउंड येलो, ठीक है, एक्सपेरिमेंट, उसके बाद 3 बने थे राउंड ग्रीन, 3 बने थे रिंकल्ड येलो, और लास्ट केस 1 था जो रिसेसिव करेक्टर था, रिंकल्ड ग्रीन, तो ये पूछा हुआ है कि कौन कौन से थे 9:3:1 में, ठीक है, इसकी फिनेटिक रेशियो पूछ लिए। शो दैट द क्रॉस ऑब्टेन आफ्टर द सेल्फ पॉलिनेशन प्रोजेनी, शो द क्रॉस ऑब्टेन फ्रॉम आफ्टर द सेल्फ पॉलिनेशन ऑफ F1 प्रोजेनी, यानी जो F1 प्रोजेनी को हमने सेल्फ पॉलिनेट होने दिया है, तो वो जो 4 कितने कितने केस बने थे, वो 16 बनेंगे इस केस में, उसका पूरा नोटेशन बताना है, ठीक है। तो भाई ये आपके पास डायग्राम में है, ये रहा, ठीक है ना। तो कौन कौन से गेमेट्स बन रहे हैं इसमें से, और गेमेट से कौन कौन से केस बन रहे हैं, बिल्कुल सिंपल तरीका मैं बता देता हूँ। देखो दोनों में पहले कैपिटल लेने हैं, यहाँ कैपिटल आर लेना और स्मॉल वाई लेना है, फिर क्या करना है, स्मॉल आर और कैपिटल वाई ले लिया, यहाँ दोनों स्मॉल लेने हैं,
बस इन इसको एक सबसे मल्टीप्लाई करते रहना, यहाँ पे 1 2 3 और ये 4, ऐसे इसको 1 2 3 4, फिर इसको कलर दूसरा ले लेता हूँ, 1 2 3 4, तो ये वाली लाइन पूरी हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से करना है, ये आप कर लोगे मुझे पता है। क्या कह रहे सर नहीं करेंगे? भाई क्वेश्चन दिया है तो करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन है, चलते हैं आगे क्वेश्चन पे। 31 क्वेश्चन पे थोड़ा सा पानी पी लिया जाए भाई, बहुत प्यास लगी है। चलो क्वेश्चन को रीड करेंगे आप। आई थिंक क्वेश्चन को पोस्ट करके रीड कर लिया होगा। और यहाँ क्वेश्चन में भाई क्या दिखा रहा है, आज के ही क्वेश्चन में मैंने बताया था, सर चीख क्यों रहे हो भाई, क्वेश्चन में बताया था मैंने कि वर्चुअल नहीं, नेचर के ऊपर क्वेश्चन आएगा, और नेचर के ऊपर क्वेश्चन दे दिया है, ठीक है ना। नेचर के ऊपर क्या क्वेश्चन है देख लो ध्यान से, क्वेश्चन रीड कर लो, पता लग जाएगा भाई। कहता है मैन प्लेस, अच्छा न्यूमेरिकल करने में तरीका क्या है, जो नहीं पता ना पहले लिख लो। ए मैन प्लेस एन ऑब्जेक्ट 6 सेंटीमीटर इन हाइट, ऑब्जेक्ट की हाइट है 6 सेंटीमीटर एट 20 सेंटीमीटर। दोबारा रिपीट करो कि जो मैन है उसने एक ऑब्जेक्ट को प्लेस किया है एट 20 सेंटीमीटर, यानी ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे दिया 20 सेंटीमीटर का, इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर। अच्छा ये माइनस रहेगा क्योंकि आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लेफ्ट में होता है साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग, तो माइनस लिया जाएगा। ओ फोकल लेंथ, अच्छा इसकी फोकल लेंथ भी दे दी है, अब फोकल लेंथ कनकेव की है तो ये माइनस में रहेगी आपकी, ये रहेगा -15 सेंटीमीटर। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर अ स्क्रीन शुड बी प्लेस, स्क्रीन का मतलब भाई v निकालना है, मिरर है तो मिरर फॉर्मूला लगा दो, 1/f 1/v प्लस 1/u, वैल्यू को पुट करेंगे, ये आ गया -15, ये फाइंड करना है u। अच्छा u हमारे पास आ गया है -20, समझ गए। बस थोड़ी थोड़ी सी गलतियां ना हो उस चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ पे बच्चा माइनस और प्लस की साइन कन्वेंशन में ही गलती करेगा। चलो उधर लेके जाते हैं, तो ये हमारे पास बन गया -15 प्लस का 20 कैसे बन गया सर? अरे भाई ये दिखा तो रहा हूँ मैं, ये माइनस का है ना, माइनस प्लस माइनस है, इसको मैं ठीक करके लिख देता हूँ, रुको मानते नहीं हो बात, ये लो लिख देता हूँ मैं इसको। घबरा जाते हो भैया, कैसे घबरा जाते हो? चलो ये रहा, अभी माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा, अब इसको वैल्यू को सोल्व आउट करेंगे, ये आ जाएगा 60 एलसीएम, तो -4 प्लस 3 एंड इसको सोल्व आउट करेंगे तो माइनस का 1/60 1/v, और v हमारे पास आ गया माइनस का 60 सेंटीमीटर। यानी जो हमारा जो इमेज है वो 60 सेंटीमीटर बनेगा। माइनस साइन का मतलब क्या है कि हमारे जो इमेज बन रही है वो रियल बन रही है और इन्वर्टेड बन रही है, ठीक है। ये क्वेश्चन में पूछा गया था, ठीक है, ऑब्जेक्ट से। अब कैलकुलेट द हाइट ऑफ इमेज। हाइट ऑफ इमेज निकालने के लिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, h-h इक्वल टू -v/u। h' का मतलब होता है हाइट ऑफ इमेज, लिख देता हूँ यहाँ पे मैं, हाइट ऑफ इमेज। पूरा क्वेश्चन दे दिया है, मुझे अच्छा लगा। बाकी आपको हो सकता है हाइट ऑफ इमेज ना पूछे, सिर्फ इतना पूछेगा, 3 नंबर में तो इतना बहुत होता है भाई, ठीक है। तो h' आपको दिया हुआ है 6। अच्छा माइनस यहाँ पे ध्यान रखना, गलती मत करना कि माइनस लगाओ ही ना आप, -v/u। v कितना है आपके पास, v निकाला है माइनस का 60 और u आपके पास है माइनस का 20। ये माइनस से ये माइनस गया, h' आ गया आपके पास, एक कैंसिल हो गया, -3 आ गया, तो -3 ये उधर जाएगा तो ये आ गया 18 का। चलो ये आंसर आ गया आपका, ठीक है ना। कुछ गड़बड़ लग रही है क्या? माइनस का साइन माइनस आ गया, v से v कैंसिल हो गया, अरे ठीक तो है भैया, हाइट बाकी माइनस में नहीं आनी चाहिए, ठीक है, पॉजिटिव ही आएगी। 18 सेंटीमीटर का गड़बड़ देख लेते, कुछ है क्या? हमारे पास मीटर है, h'/h इज इक्वल टू -v/u, -v/u है, ठीक है। माइनस का माइनस ये रेड पेन ले लेते हैं, ये माइनस हमने लगाया हुआ है, 60 सेंटीमीटर ये आ गया हमारे पास माइनस का, u हमारे पास माइनस का 20, ठीक है भाई। चलो आगे चलते हैं, अगला पार्ट भी न्यूमेरिकल का इसका ऑप्शन में, अगर ये गलत हो गया बाय चांस, ठीक है। यहाँ तक हमने 60, अच्छा एक बार चेक कर लेते हैं कहीं पीछे स्टार्टिंग में नहीं है, क्योंकि मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है। ऑब्जेक्ट हमारा 20 सेंटीमीटर है, ठीक है, कनकेव मिरर है तो लेंस भी है हमारा, ठीक है, 1/f 1/v 1/u, और यहाँ से 1/f 1/15 आ गया, प्लस
और ठीक है, सही है सही है। 5 चौके 60, ठीक है, ठीक माइनस में ठीक है। अरे ठीक चल रही है हमारी, रियल इन्वर्टेड ही बनेगी। कनकेव के केस में हमारी इमेज रियल इन्वर्टेड ही बनेगी, ठीक है। यहाँ से हमारा मैग्निफिकेशन निकल जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन भी आपका न्यूमेरिकल पोर्शन ही है। कह रहा है रेडियस ऑफ कर्वेचर दे दिया है बबलू ने ऑफ कन्वेक्स मिरर। अब कन्वेक्स मिरर का केस दे दिया, गड़बड़ मत करना। आर दे दिया है हमारे पास, रियर व्यू मिरर इन द मूविंग कार इज 2 मीटर। तो यहाँ से अगर हमने फोकल लेंथ निकालनी है तो भाई फोकल लेंथ निकालना है r/2 कर दो, यानी आ गया 1 मीटर में। ये 1 मीटर आ गई हमारी फोकल लेंथ। चलो कहते हैं द ट्रक इज कमिंग फ्रॉम द बिहाइंड। पापा ट्रक आ रहा है। ट्रक का डिस्टेंस है जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे दिया वो दे दिया है हमारा 3.5 मीटर। अब देखो मीटर में दी हुई, यहाँ पे गड़बड़ मत करना कि सेंटीमीटर में कन्वर्ट। अबे दोनों मीटर में चल रहा है तो चलन दो भाई मेरे। चलो फोकल लेंथ दे दिया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे दिया, और क्या चलते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस सर माइनस ले लो सर, बिल्कुल सही बात है। अच्छा यहाँ पे मिरर की बात करें तो मिरर फॉर्मूला लगा लो भाई, 1/f 1/v माइनस नहीं है प्लस आएगा। चलो फोकल लेंथ पॉजिटिव रहेगी यहाँ पे, क्यों रहेगी पॉजिटिव, कन्वेक्स है। 1/v प्लस u कितना है हमारे पास, माइनस का 3.5। थोड़ा इसको कर लेते हैं, 1/v माइनस 1.3.5, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। 1 + 1 + 3.5 सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3.5 + 1, ये आ गया 4.5/3.5 1/v। v की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा 3.5/4.5, ये आ जाएगा 7/9। तो लगभग इसको हम रेशो में पॉइंट्स में देखते हैं तो ये 7 पे जाएगा तो 0.77 समथिंग इसका आंसर आ जाएगा मीटर में। ये हमारा v आ गया। अच्छा पॉजिटिव वैल्यू आ रही है तो इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव का मतलब है इरेक्ट इमेज बनेगी, वर्चुअल बनेगी, ठीक है, और साइज भी कम होगा। देखो हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना में था एक्चुअली में, और इमेज कितनी बन रही है, यानी रियर व्यू मिरर हमारा जो कन्वेक्स मिरर जो गाड़ी की साइड में होता है, ये एग्जैक्ट डिस्टेंस नहीं दिखाता है, ये शॉर्टर डिस्टेंस दिखाता है। जितना डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट या रियलिटी में होता है उससे कम दिखाता है। और रीजन क्या है, एक्सीडेंट को अवॉइड करने के लिए। तो डिस्टेंस कम लगता है तो ड्राइवर उसी अकॉर्डिंग ही प्रिकॉशन लेके चलता है कि हाँ डिस्टेंस कम है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है। चलो कैलकुलेशन द साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ, कैलकुलेशन करनी बता दिया था भाई, कितना आ रहा है, बस आ गया। अगर आपको कैलकुलेट करना है और इसे कंपेयर करना है, कंपेयर भी करके बता सकते हैं कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना था, इमेज डिस्टेंस कितना है, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है मेंशन द फॉलोइंग, मेंशन द अडेप्टेशन ऑफ लीफ बाय द फोटोसिंथेसिस। अडेप्टेशन का मतलब ही वो कैसे अडेप्ट करता है, इसके बहुत सारे पॉइंट है। इसमें आप स्टेप्स इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस लिख सकते हैं, इन फोटोसिंथेसिस। तो क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं सिंथेसिस में। तो सबसे पहला पॉइंट तो बेटा है इसमें क्लोरोफिल का। तो ग्रीन कलर का पिगमेंट होगा जो जिसे हम बोलते हैं क्लोरोफिल। जो क्लोरोफिल क्या करेगा, लाइट को, सनलाइट को ट्रैप करेगा। सनलाइट को ट्रैप करने के बाद दूसरा होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, और ये जो वाटर होगा इसका लाइसिस हो जाएगा, लाइसिस काटे काटे, इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस यानी जिसे आपको बोलते हैं क्रैब साइकिल। इसमें जो वाटर है बेटा आयोन्स में ब्रेक हो जाएगा, और ये आयोन्स ही आगे NADPH बनाएंगे जो मतलब स्टार से बनेगा, ठीक है। अच्छा और क्या होता है, ये वाटर के साथ साथ क्या हो गया, गैसेस। अब ये जो प्रोसेस हो गया तो यहाँ से ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगी। वो ऑक्सीजन कहाँ से रिलीज होगी, तो गार्ड सेल के अंदर टीनी पोर्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं स्टोमेटा। इन स्टोमेटा से गैसेस एक्सचेंज होगा और साथ से साथ ट्रांसपीरेशन भी होगा। तो ट्रांसपीरेशन एंड गैसियस एक्सचेंज ये काम करेंगे बेटा स्टोमेटा। तो ये आपके फंक्शन आपको इसमें बता देने स्टेप्स में। अरे ये रहा भैया लत तरीकी, ये रहा, ठीक है। ये बताना है आपको सारा के सारा स्टेप्स। और उसके बाद 4 स्टेप बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं उसके अंदर कि स्टार्स का फॉर्मेशन होगा, और थोड़ा और बताना है कि कहाँ पे होगा तो आप लीफ का डायग्राम भी थोड़ा बना सकते हैं, ठीक है। तो अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस का आप बता सकते हैं, ठीक है। इतना बहुत है यार, मतलब 2.5 नंबर में अगर दे दिया क्वेश्चन बहुत है इतना। दूसरा है कि हाउ डज द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड मेनली अकर इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये भी आपका लाइफ प्रोसेस का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। अच्छा लाइफ प्रोसेस में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके एंजाइम्स के ऊपर आ जाता है, ठीक है।
एक्सक्रीटरी सिस्टम के ऊपर आ जाता है, लीफ के ऊपर आता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन अगर हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पे देखते हैं तो स्मॉल इंटेस्टाइन पे ही आगा, आगा मतलब क्या, इंटेस्टाइन पे आएगा। तो स्मॉल इंटेस्टाइन हैज नंबर ऑफ थ्रेड लाइक प्रोजेक्शन, थ्रेड लाइक प्रोजेक्शन, ये थ्रेड लाइक प्रोजेक्शन that increase the absorption of digested food, ये digested food के absorption को increase कर देगा। and that are villi, या अगर सिंगल की बात करते हैं तो विलस, ठीक है। these villas are mainly responsible for absorption of a digested food, digested food का मतलब है जो डाइजेस्ट हो गया, एंड ट्रांसफर इट टू द ब्लड स्ट्रीम। तो इसे बोल देते हैं इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन, ठीक है। इंक्रीज द, अच्छा भूल के लिखना यार, लो, इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। लो अब बढ़िया बन गई, इंपॉर्टेंट लाइन्स मैंने लिख दी है, ये आपको बताना है स्मॉल इंटेस्टाइन में विली के बारे में, ठीक है। एब्जॉर्ब करेगा और ट्रांसफर कर देगा। ये थोड़ा सा मैंने आपको हाईलाइट दे दिया, इसका फोटोसिंथेसिस का भी दे दिया, और यहाँ से इनर लाइनिंग दे दी है, ये विलस बता दी है, इंटेस्टाइन के अंदर होता है। रिचली सप्लाइड इन द ब्लड वेसल्स, रिचली सप्लाइड का मतलब है कि ये डायरेक्टली कनेक्ट होता है ब्लड वेसल्स के साथ। तो जितना भी न्यूट्रिएंट जो डाइजेस्टेड फूड एनर्जी की फॉर्म में एब्जॉर्ब किया है वो ब्लड स्ट्रीम में सप्लाई हो जाएगा, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अरे चलो अब चलते हैं 33 क्वेश्चन पे। तो फूड चेन की अगर ना बात की जाए तो भाई एनवायरनमेंट चैप्टर कैसे कंप्लीट होगा, इकोसिस्टम, वेस्ट, बायोटिक, अबायोटिक, ट्रॉपिक लेवल ना करी तो क्या बात भाई, चैप्टर ही नहीं होगा इसके बिना कंप्लीट। चलो पहला क्वेश्चन आ गया आपका, ट्रॉपिक लेवल क्या होता है। सो द डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन फूड चेन इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक लेवल, ठीक है। आपके लिए उसमें एक इकोलॉजिकल पिरामिड बना देता हूँ जिसमें आपको कुछ डिफाइन किया है। इकोलॉजिकल पिरामिड क्या होता है, इसमें वेरियस लेवल्स को डिनोट किया होता है, 1 2 3, ये इंपॉर्टेंट है, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। अच्छा इसमें क्वेश्चन भी आ जाता है कि 3 से 4 लेवल ही क्यों होते हैं ट्रॉपिक लेवल में, ठीक है। ये आपको मैं अभी बता देता हूँ। तो पहले वाला होगा बेटा, इसमें आपका होगा प्रोड्यूसर्स जो आ जाएंगे प्लांट्स, इसमें आ जाएगा ये आपके कंज्यूमर्स करेंगे, ये प्राइमरी कंज्यूमर हो गया, ये सेकेंडरी कंज्यूमर होगा, ठीक है ना। और उसके बाद टर्शरी कंज्यूमर हो जाएगा, उसके बाद टर्शरी तक होता है, ठीक है। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वार्टरनरी भी होता है, बट आपके सीबीएसई में 10th लेवल तक वो क्वार्टरनरी के बारे में किसी भी बुक में या नहीं बात करेगा, ठीक है। एक आधी अच्छी बुक्स हैं जो उसमें है, लेकिन आपका क्वेश्चन नहीं आएगा क्वार्टरनरी पे। तो मैंने आपको एक एग्जांपल भी दे दिया कि आपका प्लांट है जो प्रोड्यूसर्स हैं, उसके बाद प्लांट्स को ईट किया ग्रासहोपर ने, तो आपका प्राइमरी कंज्यूमर बन गया। तो प्राइमरी कंज्यूमर वो हो रहे हैं जो फर्स्टली ईट करते हैं प्रोड्यूसर्स को, और प्राइमरी कंज्यूमर को ईट करने वाले सेकेंडरी कंज्यूमर को ईट करने वाले टर्शरी कंज्यूमर, ठीक है। चलो अब बात करते हैं आगे की बात। कह रहा नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, कहता है आकाश बरीड ए वेस्ट पेपर अंडर द ग्राउंड एंड आफ्टर सम डेज ही डिग द ग्राउंड, और खोदा और उसे क्या मिला। अजय देवगन ने कुत्ता दबाया था उसके अंदर, ठीक है, दृश्यम मूवी में, और वो नहीं मिला, सिर्फ स्केलेटन मिला। तो कुत्ता का दृश्यम गायब हो गया, भाई क्या कारण था उसका, देखते हैं। पेपर वैनिश, यस, उसका जो मसल्स पावर था, जो मसल पावर क्या यार, मर ही गया था, उसके जितने भी मसल्स थे वो सारे वैनिश हो गए, सिर्फ स्केलेटन बचा था। सो रीजन बीइंग दैट वाज द ऑर्गेनिक मैटर दैट गेट कन्वर्टेड इनटू ह्यूमस बाय द एक्शन ऑफ डीकंपोजर्स ने, बैक्टीरिया ने उनके ऊपर एक्ट किया, उसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट किया, एनर्जी अब्सॉर्ब करी और उसे न्यूट्रिएंट की फॉर्म में सोइल में ट्रांसफॉर्म कर दिया। ऐसे ही होगा हमारे पेपर के साथ, पेपर भी बायोडिग्रेडेबल है, ठीक है ना। सो व्हेन ही टोल्ड दिस टू द टीचर टोल्ड हिम दैट द पेपर हैज बीन डीकंपोज्ड। सो व्हाट इज द रोल ऑफ डीकंपोजर इन द इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम में डीकंपोजर्स का क्या रोल है। तो डीकंपोजर्स का मैंने आपको आज के ही एमसीक्यू में बताया था। अगर स्लाइड्स को मैं ऊपर लेकर जाता हूँ तो कहीं ना कहीं आपको डीकंपोजर मिल जाएगा। अरे कहाँ गया, चलो ढूंढ लेना भाई, पीछे स्लाइड करके, ये रहा जहाँ। तो डीकंपोजर्स का क्या रोल होता है, हाँ छोले वाला भी आज ही आएगा,
ढोल वाले भी आज ही आएंगे, मेरी वीडियो ही खराब करनी है सबको। कह रहे हैं दे क्लीन द एनवायरमेंट, दे डिकम्पोज, दे पार्टिसिपेट इन फूड चेन, ठीक है, एंड दे रिप्लेनिश द सॉइल न्यूट्रिएंट। तो एक तरीके से अगर हम बात करते हैं हमारे डिकम्पोजर्स क्या हेल्प कर रहे हैं हमारी, तो डिकम्पोजर्स, अरे आजा भाई, डिकम्पोजर्स हेल्प इन, डिकम्पोजर्स हेल्प इन रिप्लेनिश सॉइल न्यूट्रिएंट, सॉइल न्यूट्रिएंट। और ये सॉइल न्यूट्रिएंट कैसे कवर होंगे, रिकवर कैसे होंगे, बाय कन्वर्टिंग कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर इनटू सिंपलर फॉर्म, सिंपलर सोल्यूबल फॉर्म कर लो, ये अच्छा वर्ड है, सोल्यूबल फॉर्म। एक तरीके से इट क्लीन द एनवायरनमेंट, ये क्लीन करेंगे एनवायरनमेंट को। अच्छा, इसलिए एक क्वेश्चन और बनता है डिकम्पोजर्स की, इफ वी वैनिश या इफ वी डिस्ट्रॉय द डिकम्पोजर्स फ्रॉम द एनवायरनमेंट देन व्हाट विल इट, हाउ विल इट अफेक्ट द एनवायरनमेंट। सो डेफिनेटली देयर विल बी द spreading of flies that sprinkle, yeah, that spread the diseases, and the same case a heap of garbage will be produced that release the certain kind of diseases, at least क्या मतलब spread करेगा, and as well as produce a foul smell too, right? So decomposers का बहुत ही clean, बहुत ही अच्छा रोल है एनवायरनमेंट की क्लीनिंग में, ये एक तरीके का नेचुरल क्लीनर है। चलो, एक्सप्लेन व्हाई द नंबर ऑफ ट्रॉपिक लेवल इन द फूड चेन इज लिमिटेड। ले भाई आ गया आ गया आ गया आ गया, अभी तो बताया है। एक ट्रॉपिक लेवल में, एक ट्रॉपिक जो ट्रॉपिक लेवल है इसमें 3 से 4 लेवल ही होते हैं। क्यों होते हैं, तो ये क्वेश्चन आ गया कि एक ट्रॉपिक लेवल 3 से 4 लेवल ही क्यों होते हैं। सो जो लिंडेमन जी थे, लिंडेमन जी ने क्या बताया, लिंडेमन टोल्ड दैट ओनली 10% ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर्ड, एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम one tropic level to another tropic level, one tropic level to another। ये सिंपल कह सकते हैं, only 10% energy transferred when one organism is eaten by other or being eaten by any other organism। मतलब क्या है, अगर इस प्लांट को इंसेक्ट ने ईट किया है तो इसके पास सिर्फ 10% एनर्जी जाएगी। इंसेक्ट को जो फ्रॉग ने ईट किया है तो फ्रॉग के पास इंसेक्ट से सिर्फ 10% एनर्जी जाएगी, एंड फ्रॉग से स्नेक पे ओनली 10%। ठीक है, अगर हम मान के चलते हैं कि इस प्लांट के पास 1000 जूल एनर्जी है तो इसका 10% का मतलब कितना है, इसका 10% हो गया 10/10 100, इसके पास 100 जूल गया, इसके पास 10 जूल गया, इसके पास 0.1 जूल गया। इट मीन्स ड्यूरिंग द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, जो मेन रीजन मैं कहना चाह रहा हूं, ड्यूरिंग द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, few amount of energy is left behind, few amount of energy is left at tropic level 4। so few amount of energy की वजह से ये लिमिटेड है 3 to 4 लेवल के लिए ही। ठीक है, मेन पॉइंट मैंने आपको डिस्कस कर लिया है। अच्छा, सेक्शन डी में आपके पास ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। पहले एक ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्स है, दैट मोलिकुलर फॉर्मूला C2H6O। भाई मैंने बोला सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हुए हैं इसके अंदर, ठीक है, तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में हर जगह हर सैंपल पेपर में यही क्वेश्चन मिलेगा आपको। अच्छा, इसको अगर हम थोड़ा ओपन करते हैं तो ये C2, एक हाइड्रोजन कम कर दिया मैंने इसका और उस हाइड्रोजन को O के साथ लिख दिया, तो ये हमारा बन गया एथेनॉल। ठीक है ना, एथेनॉल। कहते हैं एथेनॉल को अगर हम KMnO4 की प्रेजेंस में रखते हैं, C2H5OH, तो KMnO4 की प्रेजेंस में अगर रखते हैं सो ये किस कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है, Y में। और ये रिएक्शन हम कर चुके हैं, ठीक है, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा हमारा, ये हमारा एथेनोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। आपको कमेंट करना है कि आपको कमेंट क्या करना है, ये कौन सी रिएक्शन है, ये एडिशन रिएक्शन है, ठीक है, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ठीक है, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ये कंबशन है, सपोनिफिकेशन है, ये कौन सी रिएक्शन है, आपको ये कमेंट करना है। ये इंपॉर्टेंट है भाई मेरे। इस चैप्टर में अगर 4-5 टॉपिक जो मैं बताऊं, अगर 4 तो 4 में से 3 रिएक्शन है। कंबशन पे बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, सब्स्टिट्यूशन और एडिशन और हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजनेशन भी वही है, ठीक है ना, और एक आपका ये वाला कन्वर्जन, इस पे ही क्वेश्चन बनते हैं।
पिछले साल चैप्टर में नहीं था ये सिलेबस में, अब आ गया है, तो ये छोड़नी नहीं है रिएक्शन। अब वाई कंपाउंड आपका क्या बन गया है, एथोनिक एसिड। ये आपका एथोनिक एसिड। कभी आपने ऐसे इंसान को देखा जो बिना खाए डकार मार रहा है, हेयर आई एम, कुछ भी नहीं खाया भाई। पहले वीडियो कंप्लीट करते हैं आपके लिए। चलो, कह रहा है एक्स ऑन हीटिंग विद द प्रेजेंस ऑफ, अगर इस एक्स को HCl2H5OH को हम H2SO4 की प्रेजेंस में 443 केल्विन टेम्परेचर पे अगर हम हीट करते हैं तो जेड बनता है। अब वो जेड क्या है भाई, वो आपका इथीन बन गया और प्लस इसमें वाटर रिलीज हो जाएगा, ठीक है, यानी आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन गया 443। टेम्परेचर याद रखना, कई बार होता है क्या बेटा कि इसमें क्वेश्चन आपको टेम्परेचर पूछ लेता है, कितने टेम्परेचर पे आता है, 373 है कि आपका 443 है। अब आपको एक्स वाई जेड बताना है, तो आपके पास एक्स आपके पास इथेनॉल आ गया, वाई आपके पास इथेनोइक आ गया और जेड आपके पास आ गया इथीन, है ना, डबल बॉन्ड वाला। अच्छा क्वेश्चन था, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था, आई लाइक इट। दूसरा क्वेश्चन भी यही है कि एक विद द हार्ड वाटर ए कंपाउंड फंक्शन वेल, हार्ड वाटर के साथ, हार्ड वाटर है उसके साथ ए कंपाउंड रिएक्ट करता है एंड द प्रोडक्शन ऑफ शैम्पू एंड अदर क्लीनिंग प्रोडक्ट यूजेज इट, ठीक है। ए कोजेज द वाटर पोल्यूशन, ये इससे पोल्यूशन भी हो रहा है, ठीक है। ये चीज़ क्या है भाई, वाटर पोल्यूशन भी कर रही है। इजंट एंटायरली बायोडिग्रेडेबल, ये बायोडिग्रेडेबल भी नहीं है, ठीक है। इजंट, इजंट लिखा है यानी नॉन बायोडी वेस्ट है, वेस्ट नहीं नॉन बायोडी है। कहता हार्ड वाटर मेक बी लेस इफेक्टिव, जो ये हार्ड वाटर है, ठीक है, ये बी के साथ लेस इफेक्टिव है, लेस इफेक्टिव है। तो देर इज नो वाटर पोल्यूशन, अरे पोल्यूशन भी नहीं है, तो ऐसा क्या है ये, ए और बी को आपको रिकॉग्नाइज करना है। सो बेटा हार्ड वाटर के साथ पहले तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए हार्ड वाटर क्या होता है। सर बिल्कुल हार्ड होता है, बर्फ की तरह फ्रीज होता है। क्या है भाई, हार्ड वाटर का मतलब है जिसके अंदर मैग्नीशियम की सोल्ट होती है या कैल्शियम की सोल्ट होती है, ठीक है ना। और ये सिर्फ काम करती है, इस पर क्या काम करेगा, इस पर सिर्फ इस पर काम करेगा बेटा डिटर्जेंट। तो हार्ड वाटर के साथ रिएक्ट करने वाला ए जो है वो डिटर्जेंट है, ए, ठीक है, और ये वाटर पोल्यूशन करता है, ठीक है। और हार्ड वाटर पे जो लेस रिएक्टिव है वो होगा आपका सोप। चुन्नू क्वेश्चन था भाई, चुन्नू बच्चों वाला। चलो अगला क्वेश्चन, एक साइक्लिक कंपाउंड एक्स है, मोलिकुलर फॉर्मूला C6H6O है, सॉरी C6H6 है। इट इज अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड का मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगी। बर्न्स विद अ सूटी फ्लेम, सूटी फ्लेम में तो धुआं निकल रहा है। आइडेंटिफाई एक्स स्ट्रक्चर फॉर्मूला, एक्स को बताना है आपको। सर अब तो याद नहीं है, अब तो एग्जाम आ गए हैं भाई, मेरे एक्स कंपाउंड की बात कर रहा हूं मैं, तू भी चल जाता है एक्स कंपाउंड। तो चलो एक्स कंपाउंड की बात करते हैं। तो बेटा C6H6 आपका है हमारा बेंजीन, एक ही स्ट्रक्चर है और एक ही इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, बेंजीन का। इसका जो स्ट्रक्चर है कुछ इस तरीके से होगा, ये रहा, ये एक छोड़ के डबल बॉन्ड, एक छोड़ के डबल बॉन्ड। अगर इसको थोड़ा सा और अच्छे से बनाया जाए तो बना देते हैं, लो 1 2 3 4 5 और ये 6, एक छोड़ के डबल बॉन्ड रहेगा बेटा, एक छोड़ के, ये आपका बेंजीन होता है। अच्छा अब यहाँ पे हर पॉइंट पे, हर जॉइंट पे एक कार्बन होगा, ठीक है। अब इस कार्बन को नंबरिंग दे देते हैं, ये आपका नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ठीक है ना। अब कितने हाइड्रोजन लगे होंगे, जो ये कार्बन नंबर 1 है, एक और 2 बॉन्ड लगी हुई है, तीसरी बॉन्ड ये लगी हुई है, तो इसके पास एक ही हाइड्रोजन होगा। सेम एज नंबर 2 पे भी 1 2 3 एक बॉन्ड मांगेगा, ऐसे ही ये। तो ये आपका स्ट्रक्चर बन गया बेंजीन का, C6H6 का। अच्छा दूसरा क्वेश्चन क्या पुटअप करता है, ये दूसरा पुटअप करता है कि ये ब्रोमीन वाटर के साथ, ब्रोमाइन वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, ये विल इट डीकलराइज इट, नो। तो आपको थर्ड में इसको बी पार्ट में देना है, नो इट वॉन्ट डीकलराइज ब्रोमीन वाटर, ब्रोमाइन वाटर को डीकलराइज नहीं करेगा। और इसका रीजन क्या है, क्योंकि बेटा ये हाइड्रोफिलिक पार्ट नहीं है, ठीक है, तो इसके पास लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसके लिए वर्ड यूज करना है लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब है ये जो बेंजीन पार्ट है, इस बेंजीन पार्ट में जो बॉन्ड है बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, तो ये सिंपल ब्रोमीन वाटर को रिएक्ट ही नहीं करेगा। कैसे रिएक्ट करेगा, अगर इस बेंजीन के साथ हम जो कैटलिस्ट यूज कर ले, वो कर ले आयरन ब्रोमाइड FeBr3,
तो यहाँ पे बेटा एडिशन रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, बट अब इस कैटलिस्ट के यूज करने से यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी और ये एक हाइड्रोजन है, ये रिप्लेस हो जाएगा एक ब्रोमीन से। लेकिन इसके लिए कैटलिस्ट चाहिए FeBr3 आयरन या फेरिक ब्रोमाइड, ठीक है, तब जाके रिएक्शन होगी सब्स्टिट्यूशन। बट एडिशन रिएक्शन अभी भी पॉसिबल नहीं है बेटा, ये ध्यान रख लेना। इस रिएक्शन में एडिशन रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी, यानी ब्रोमाइन वाटर को ये डीकलराइज नहीं कर पाएगा। अगर हम इसकी खाली हम बेंजीन की ये बना देता हूँ, ये बेंजीन है और इसे ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करेंगे तो नहीं होगा, एडिशन रिएक्शन नहीं होगा या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है, तो डीकलराइज भी नहीं कर पाएगा। चलो आगे चलते हैं डी पार्ट में। सेम क्वेश्चन आपको दे दिया, एक ए कंपाउंड है, इसे एंटी फ्रीज। अब एंटी फ्रीज से आप एक बेटा यहां से नोट कर सकते हो पॉइंट कि इसको एंटी फ्रीज की तरह यूज कर सकते हैं। आहा अमृत, यानी एंटी फ्रीज में एक कॉन्स्टिट्यूएंट है ये C6H6O, जिसको मैंने बताया था C2H5OH। सेम वही रिएक्शन दिया, KMnO4 की प्रेजेंस में बताना आपको, ए और बी ये रिकॉग्नाइज करना है। तो ये रिएक्शन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, ये रिएक्शन, ठीक है, ए आ गया, बी आ जाएगा फिर इसमें, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो एक ही क्वेश्चन में 2 बार पूछ ली। अरे मूर्ख आदमी है भाई, अरे मूर्ख आदमी नहीं है भाई, दे दिया तो क्या होगा, आपको सिर्फ रिकॉग्नाइज करना होता है, ठीक है। अब देखो हिंट उसमें दिया हुआ है आपको, बस आपको समझना होता है यार, समझते नहीं है यार मेरी बात। रिएक्टिविटी सीरीज की बात करी तो मेटल नॉन मेटल चैप्टर ऐसे थोड़ी हो जाएगा भाई, रिएक्टिविटी सीरीज तो चाहिए ही चाहिए। चलो ये सारे के सारे रिएक्टिविटी सीरीज किया भाई, इसमें एलिमेंट्स यानी एटम नहीं सॉरी एलिमेंट्स को अरेंज किया, स्पेशली मेटल्स को अरेंज किया इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी, यानी टॉप पे सबसे ज्यादा रिएक्टिव, लेस 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 लेस, एंड लास्ट में जो प्लैटिनम गोल्ड सिल्वर है वो सबसे लीस्ट रिएक्टिव है, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ दिस टू मेटल्स इज मोर रिएक्टिव, कॉपर एंड सिल्वर। तो कॉपर और सिल्वर में सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगी जो इस सीरीज में ऊपर होगा। सिल्वर आपका यहाँ पर है और आपका कॉपर कहाँ है, कॉपर इसके ऊपर है, तो आंसर रहेगा बेटा इसमें से 2 मेटल्स विच इज मोर रिएक्टिव, तो कॉपर रहेगा। व्हाट विल हैपन इफ अ स्ट्रिप ऑफ द जिंक इज इमर्स इन द सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। जिंक को अगर कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डीप करे तो क्या होगा। तो सबसे पहले देखना होगा बेटा कि इसमें जिंक और कॉपर में रिएक्टिव कहाँ है, तो जिंक ये रहा भाई और कॉपर ये रहा, तो जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, तो बीइंग अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट इट डिस्प्लेज सल्फेट फ्रॉम द कॉपर सल्फेट, यानी यहाँ पे सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी और जिंक से कॉपर सल्फेट से जिंक सल्फेट बन जाएगा, ठीक है। कॉपर सल्फेट आपका ब्लू कलर का होता है और जिंक सल्फेट आपका थोड़ा रेडिश कलर का होगा। कलर बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, जहां पे भी रिएक्शन हो रही है कलर का बिल्कुल ध्यान रखना है आपको, ठीक है। यहां से आपका थोड़ा रेडिश कलर का जिंक सल्फेट बन गया। कह रहा है इफ कॉपर इज कैप्ट इन द ओपन एयर देन इट लूजेज इट्स शाइनिंग ब्राउन सरफेस एंड गेन ए ग्रीन कोटिंग। अगर हम कॉपर को ओपन एयर में रखते हैं तो ये ओपन एयर में से कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर लेगा, गेन कर लेगा और यहां से ये क्या रिएक्शन बनाएगा, कॉपर कार्बोनेट, और ये ग्रीन कलर की लेयर बन जाएगी इसके ऊपर कॉपर कार्बोनेट की, यानी ये एटमॉस्फेयर की कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेगा और उसके ऊपर एक लेयर डिपॉजिट हो जाएगी और वो बन जाएगा कॉपर कार्बोनेट। डी, सर आपकी वॉल्यूम तेज क्यों हो रही है भाई, कच्चक वाला, छोले वाला, बैंड वाला सारा आज ही आना है इस वीडियो में, कल से इस गली को ना ताला लगा देना है। कह रहा विच वन ऑफ द मेटल आउट ऑफ दिस वुड बी डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ साल्ट। कहता है 4 मेटल दिए, मैग्नीशियम, सिल्वर, जिंक और कॉपर। कह रहा है इनमें से कौन सा ऐसा है जो मतलब कौन सी एक सिंगल मेटल का सॉल्यूशन ऐसा है जो बाकी 3 डिस्प्लेस कर देंगे। नहीं समझे, देखो ये 4 मेटल दे दिया आपको, कहता है इस 4 मेटल में से 3 मेटल वो कौन सी है जो चौथे के सॉल्यूशन में से उसको डिस्प्लेस कर सकती है। सॉल्यूशन में से मतलब जैसे आपको सिल्वर दे दिया तो सिल्वर नाइट्रेट है मान लो, ठीक है, ये इसका सोल्ट बन गया। अब ये जो 3 मेटल है, ये 3 मेटल इससे ज्यादा रिएक्टिव होने की वजह से सिल्वर नाइट्रेट में से सिल्वर को डिस्प्लेस कर देगी, तो ऑप्शन आ जाएगा, आंसर आ जाएगा इसका सिल्वर, ठीक है ना। तो सिल्वर आंसर आ जाएगा क्योंकि सिल्वर लेस रिएक्टिव है आउट ऑफ दिस 4 रिएक्टिव। चलो अब बात करते हैं चेक आउट। चलो लास्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट विल यू ऑब्जर्व व्हेन द सिल्वर पीसेज आर पुट इनटू द ग्रीन कलर फेरस सल्फेट। अगर फेरस सल्फेट में हम सिल्वर डालते हैं तो क्या होगा
भाई कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सिल्वर पहले से ही लेस रिएक्टिव है, और लेस रिएक्टिव एलिमेंट कभी भी हाई रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस नहीं कर सकता। तो आंसर आएगा नो रिएक्शन। ये मेरे को अच्छा लगा भाई, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। एक एक पॉइंट में एक एक नंबर छुपा हुआ आपका, देखो 1 2 3 4 5। स्टार्टिंग में वीडियो में मैंने आपको बोला था कि 5 नंबर का क्वेश्चन डायरेक्ट एक नहीं आएगा, वो 2.5 में आ सकता है, 2.5 में, या 2 मार्क्स और 1 मार्क्स का आएगा, 1 1 1 1 के 5 आ जाएंगे। तो उन क्वेश्चन में से एक ही है, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं हमारी वीडियो का, और लास्ट क्वेश्चन, अच्छा और भी है इसमें, चलो ये क्वेश्चन मुझे अच्छा लगा क्योंकि ये पजलिंग क्वेश्चन में से एक है, और इट फील ग्रेट कि यार ये क्वेश्चन मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। और आप क्वेश्चन ये कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, कर रहे हो ना भाई मेरे। चलो, कहते एक मेटल एक्स है विच इज ट्रीटेड विद कोल्ड वाटर। तो एक्स मेटल कोल्ड वाटर, एक मेटल सिंगल, एक नहीं दो मेटल ही ऐसे हैं जो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, और वो होंगे आपके हाई रिएक्टिव मेटल्स, ठीक है ना। अच्छा, आप किसको करने का तरीका क्या है, तरीका देखो। कहता कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर रहे हैं एंड गिव्स द वाई, गिव्स अ बेसिक सॉल्ट वाई। एक ये सॉल्ट बना रहे हैं बेसिक सॉल्ट वाई, जिसका मोलिकुलर मास है, जिसका मोलर मास है या मोलिकुलर मास है 40। अच्छा, अब वो है क्या? अब हमें दिया है कि वो बेसिक सोल्ट है XOH, हमें नहीं पता एक्स क्या है, हम जानना भी नहीं चाहते भाई, हम अच्छे स्टूडेंट हैं, स्टडी फोकस करते हैं। चलो, अच्छा एक्स का हमें पता नहीं है क्या है। अच्छा, ये बात कर दिया हमने, ऑक्सीजन का होता है 16, और ये हो गया 2 बेटा, एक हो गया 17, और टोटल हमारे पास है 40। तो x प्लस 17 इज इक्वल टू 14, ये हमारे पास x आ गया 23। तो यानी एक यार एक एटम का नाम बता दो जिसका मास, जिसका मोलर मास या मास कह लो या एटॉमिक मास कह लो, जिसका मोलर मास तो नहीं कहेंगे, एटॉमिक मास जिसका 23 है। तो भाई वो एक ही है, वो है हमारा सोडियम। और ये जो आपकी रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर की तरफ आता है पोटेशियम के बाद, ठीक है। तो आंसर आपका जो x आएगा वो हो गया सोडियम, ठीक है। अच्छा, y क्या आएगा? y इसकी सोल्ट बना रहा है, बेसिक सोल्ट। तो डेफिनेटली जो सोडियम है वो रिएक्ट कर रहा है, और सोल्ट, बेसिक सोल्ट क्या बनेगी इसकी? बेसिक सोल्ट बनेगी NaOH, वाटर के साथ रिएक्ट करके, ठीक है। और वाटर के साथ जब रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेगा। ये बात डाल लो कान में, समझ गए ना। तो अब यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं कि लिबरेट गैस जेड, तो ये बेटा जेड गैस आपकी हाइड्रोजन है, वाई कंपाउंड आपका ये बन गया, और एक्स कंपाउंड आपका सोडियम आ गया। तो पहला ए पोर्शन आपका पूरा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन है वाई आर आयनिक कंपाउंड, व्हाट आर आयनिक कंपाउंड्स। तो आयोनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं विच आर फॉर्म्ड ड्यू टू द ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यू कैन से विच कैन फॉर्म्ड ईदर बाय लूजिंग और गेनिंग इलेक्ट्रॉन। तो लूज करके या गेन करके इलेक्ट्रॉन का जो बॉन्ड बनता है या जो कंपाउंड बनता है वो होता है हमारा आयनिक कंपाउंड। एग्जांपल ले लेते हैं सोडियम का। सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्सेस में होता है, क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सो हम कह सकते हैं इसके पास 1 2 3, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है। तो ये जो सोडियम है ये एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा क्लोरीन को, और एक बॉन्ड बनाएगा सोडियम क्लोराइड की। तो ये सोडियम क्लोराइड बन गया NaCl सॉलिड फॉर्म में, ठीक है। तो यहां से एग्जांपल देना जरूरी है भाई, जहां एग्जांपल पता हो चूको नहीं, दे दो एग्जांपल। क्या व्हाई डू द आयनिक कंपाउंड्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट में ये कंडक्ट क्यों नहीं करता है? अच्छा, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, थोड़ा सा रब कर देता हूं मैं, इसको रब कर देता हूं मैं, चलो ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि ये सॉलिड स्टेट में क्यों नहीं करता? भाई नहीं करेगा। NaCl है जो सॉलिड स्टेट में रिजिड होता है, या आप कह सकते हो सॉलिड स्टेट में इट डू नॉट इलेक्ट्रोलाइट, डू नॉट प्रोड्यूस इलेक्ट्रोलाइट, यानी ये Na प्लस और Cl माइनस नहीं प्रोड्यूस करता सॉलिड फॉर्म में until we dissolve it in water or liquid, dissolve it in water। वाटर में डिजोल्व करने के बाद वो ये सेम इन आयंस को प्रोड्यूस करेगा, एंड देन इट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। बट इन द सॉलिड फॉर्म इट अनेबल टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रोलाइट, और वो इलेक्ट्रोलाइट क्या है जिसे हम बोल देते हैं आयोन्स। सो ड्यू टू एब्सेंस ऑफ आयंस, तो एब्सेंस ऑफ आयोन्स की वजह से क्या होगा? ये कंडक्ट नहीं करेगा। चलो, अच्छा
Oh, last question. Finally, we have reached. So, Rita was curious to know about the solar furnace and she asked the following questions to her teacher. Which type of mirror is used to design to the solar furnace? भाई सोलर कुकर वाला जो टॉपिक था वैसे वो चैप्टर कट चुका आपका, तो एक इंटरनल क्वेश्चन आपका ये इसको लाइट चैप्टर में लेके चल रहे हैं हम। वो कहता है कि सोलर फर्नेस के लिए सोलर कुकर अगर आपने बचपन में पढ़ा ही होगा, ठीक है, चैप्टर तो कट गया लेकिन पढ़ा होगा। तो सोलर फर्नेस जो होता है, तो सोलर फर्नेस में भी सोलर कुकर को एग्जांपल लेके चलते हैं। उसमें जो मिरर लगा होता है कनकेव टाइप का बना होता है, दो टाइप के होते हैं, एक कनकेव होता है एक कंसंट्रेटर होता है, सॉरी एक प्लेन होता है एक कंसंट्रेटर होता है। कंसंट्रेटर को ही हम बोल देते हैं कनकेव। तो इस तरीके का कुछ मिरर लगा होता है बेटा उसमें, और ये क्या करेगा, जो भी सनलाइट जो भी सनरेज इसमें से आ रही है, ठीक है, ये बीम पूरी आ रही है, ये कुकर की तरफ या फर्नेस की तरफ, जो फर्नेस की तरफ है वो लोकलाइज्ड हो जाएगी, फोकस हो जाएगी, कंसंट्रेट हो जाएगी, इसीलिए इसको बोल देते हैं कंसंट्रेटर। कंसंट्रेटर। तो आई थिंक इसके बारे में दो चार लाइन तो लिख सकते हो यार कि दिस पैरेलल राइट कम टू द कंसंट्रेटर एंड दिस गेट फोकस। सो आप यहाँ पे एक वर्ड जो यूज करना है आपको, इन्फिनिटी यूज कर सकते हो, फोकस कर सकते हो कि इन्फिनिटी लाइन से द लाइट रेज फ्रॉम द सन एंड रीचेस टू द कंसंट्रेटर एंड इट गेट अ फोकस्ड एट द फोकल पॉइंट, ठीक है ना, एंड टेम्परेचर गेट राइज बिकॉज एक ही पॉइंट पे सारा का सारा लोकलाइज हो गया है, तो वो टेम्परेचर एक तरीके से राइज कर जाएगा। ये आपको आंसर करना है, डायग्राम बनाओगे तो माशाल्लाह रहेगा। चलो, ये क्वेश्चन मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा भाई, मैं पहले बता रहा हूँ आपको, मैंने आपको बोला ना इस वीडियो में मेरे को ये क्वेश्चन अच्छा नहीं लगा। क्या कारण है इसका, देखो कह रहा व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म बाय द कन्वेक्स मिरर। ये तो ठीक है, चलो कन्वेक्स जो मिरर है वो कैसी इमेज बनाता है। कन्वेक्स मिरर आपको अभी बताया था आज के ही वीडियो में, रियल नहीं बनाएगा भाई, वर्चुअल बनाएगा, इरेक्ट बनाएगा, डिमिनिश्ड बनाएगा, ठीक है। आज के ही एक क्वेश्चन में हमने करा था इसके बारे में। कहता है ड्रॉ द रे डायग्राम ऑफ सपोर्ट योर आंसर। तो ये डायग्राम बन गया, यहां तक बात ठीक थी, रुको जरा सब्र करो, बता रहा हूं। ये बेटा ये पोल है और पोल से ही कुछ डिस्टेंस में हमने ऑब्जेक्ट लिया है, तो लाइट रे इट कमिंग गो स्ट्रेट एंड सेकंड वन इज गोइंग स्ट्रेट हेयर एंड, ठीक है। अभी मिरर से ये वाली तो रिफ्लेक्ट हो गई भाई, ये वाली रीट्रेस कर गई, साफ सफाई जरूरी। तो ये लाइट जो जाने वाली थी ये यहाँ गई और यहाँ से टकरा के वापस चली गई, समझिए, ये गई यहाँ से, ये रिफ्लेक्ट हो गई यहाँ चली गई, बट ये मीट तो नहीं कर रही है। हम इसको अगर पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं तो ये लाइट रे कुछ इस पॉइंट पे मिलेगी पीछे की तरफ, तो बहुत ही छोटी यानी डिमिनिश्ड वर्चुअल इमेज बना रहा है बिहाइंड द मिरर, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। ये डायग्राम गलती करते हो तो प्रैक्टिस करना। उसके बाद और ऑप्शन में इसने भाई तबाही मचा दी है, कसम से, भगवान कसम। कह रहे फॉर ईच पॉसिबल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट द केस ऑफ कनकेव मिरर ड्रॉ द रे डायग्राम। भाई ये कौन सी ऑनेस्टी है भाई तेरी सारे केस बना दो, इतने तो भाई बच्चे याद भी नहीं करके जाते हैं, रे डायग्राम भूल ही जाते हैं, ठीक है। तो ये 6 केस है भाई, प्रैक्टिस कर लेना। बाकी मुझे लगता नहीं है कि 6 डायग्राम वो बनाने के लिए देगा, बट हाँ एक डायग्राम भी आ गया तो आपको बचना है, तो प्रैक्टिस कर लेना। चलो ई पोर्शन है 37 क्वेश्चन आपका, और देखते हैं भाई हमारा अबाउट टू एंड है हमारा 37 क्वेश्चन, 2 रह गए। तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर आ गया हमारा ई सेक्शन का। अच्छा ई सेक्शन में अच्छा क्वेश्चन दिया है, ठीक है। क्या अच्छा क्वेश्चन दिया है सर? अरे भाई इजी है तो अच्छा ही है, अच्छा नहीं सबसे अच्छा, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। चलो अच्छा, ये थ्योरी जो लिखी है ना आप पढ़ सकते हो भाई, मैं इसको रीड करने के लिए वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता, ठीक है। इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दिखाई गई है, ये रही, ठीक है। क्वेश्चन, अगर हाइड्रोजन सल्फाइड को पास किया जाए एक ब्लू कलर के सॉल्यूशन से जिसे है कॉपर सल्फेट, ठीक है, तो ये आपको बना देगा कॉपर सल्फाइड। प्लस हमारा यहाँ पे क्या बनेगा, कॉपर सल्फाइड और सल्फ्यूरिक एसिड, यही बोल रहे हैं, ठीक है। तो कह रहा है इज ऑब्टेन, सो एक्सप्लेन द रिएक्शन एंड व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन। अरे सिंपल सी रिएक्शन है, देखो ये कंपाउंड है, ये भी कंपाउंड है, यहां से क्या हुआ, इस आयंस का डिस्प्लेसमेंट हो गया, यहां से कॉपर का डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है। तो ये कैसी रिएक्शन है, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, बट ये डबल डिस्प्लेसमेंट है, 2 आयंस का डिस्प्लेसमेंट हुआ है,
ठीक है। सो आप ये कह सकते हैं देयर इज अ म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ या म्यूचुअल ट्रांसफर ऑफ आयंस। तो यहाँ पे ये भी ये शो करी हुई है, ये रही रिएक्शन, देखो ये रही। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन का आंसर इस पैराग्राफ से मिल जाएगा। अच्छा, वहाँ पे आप यूज कर सकते हो आयोनिक कंपाउंड्स, तो यहाँ से आपको थोड़ा थोड़ा हिंट मिल जाएगा, ठीक है ना। व्हाट हैपेंस व्हेन द रिएक्शन अकर बिटवीन द पोटेशियम आयोडाइड एंड लेड नाइट्रेट। भाई साहब मेरी फेवरेट, सर सारी फेवरेट है क्या आपकी? भाई फेवरेट इसलिए क्योंकि इसमें तीन है, तीन का फंडा है, ठीक है, कॉम्बो है। कैसे है? तो रिएक्शन किस किस के बीच में हो रही है? रिएक्शन हो रही है पोटेशियम आयोडाइड एंड लेड नाइट्रेट, PbNO3 ट्वाइस। अच्छा, दोनों के दोनों ये वाइट कलर के पाउडर फॉर्म में होते हैं, ये भी वाइट है, ये भी वाइट है, सफेदी की चमकार। अच्छा, यहाँ पे भी क्या होगा? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। तो पहला पहला फंडा, पहला तो भाई मैंने बोला कॉम्बो है। कॉम्बो क्यों है भाई? पहली रिएक्शन ये होगी डबल डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे क्या होगा? जो आयोडाइड है ये लेड के पास शिफ्ट हो जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा और बना देगा लेड आयोडाइड, लेड आयोडाइड। दूसरा क्या बनाएगा बेटा? पोटेशियम जो है ये नाइट्रेट, ये डिस्प्लेस हो जाएगा तो ये बना देगा आपका 2KNO3, ये आ गया पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है। अच्छा, पहला तो हो गया कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। दूसरा हो गया ये केमिकल रिएक्शन है, इसमें क्या क्या कलर चेंजेस आ रहे हैं? तो कलर चेंजेस ये आ रहे हैं बेटा कि ये दोनों येलो कलर में रहेंगे, ये थोड़ा सा लाइट येलो रहेगा, ये डार्क येलो रहेगा, ठीक है ना। थर्ड क्या है? ये एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच इनसोल्यूबल सोल्ट इज फॉर्म। तो वो इनसोल्यूबल सोल्ट क्या है? वो ये है, ये लेड आयोडाइड, ठीक है ना। बहुत सारी चीजें बता दी मैंने आपको इसमें। चलो, इतना आपको ने नोट कर लिया होगा, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इसलिए। चलो अब बात करते हैं आगे पार्ट की। और पार्ट में दो मेटल्स हैं X और Y, फॉर्म सोल्ट XSO4 एंड Y2SO4। देखो अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी है। रेस्पेक्टिवली द सोल्यूशन ऑफ XSO4 इज ब्लू इन कलर। जहां पे भी आपको ब्लू इन कलर आ गया और सल्फेट वर्ड दिख गया, यानी वो डेफिनेटली क्या होगा? आप बताइए। चलो, अब अगर आप इतने थोड़ी सी प्रिपरेशन करी होगी तो आपको पता लग गया होगा। आज की वीडियो में मैंने इस वर्ड को 3 बार यूज करा है। सल्फेट वाला ब्लू कलर में कौन सा होता है? इसे ब्लू विट्रोल भी बोल देते हैं। तो ये हमारा बन जाएगा बेटा कॉपर सल्फेट। इसी का एक नाम होता है कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, जिसको हम ब्लू विट्रोल के नाम से जान देते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका एक्स हो गया हमारा कॉपर सल्फेट। देखो कहीं से बिल्कुल क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर आ गया। ब्लू इन कलर वेयर दैट ऑफ Y2SO4 इज कलरलेस। Y2SO4, अच्छा Y2 का मतलब क्या है? यानी Y2SO4 बना कैसे? पहले तो ये देखो, ये बना होगा कुछ इस तरीके से, इसका क्रॉस करेंगे तो ये बनेगा आपका Y2SO4। यानी जो Y है उसकी वैलेंसी 1 है, और 1 वाला ऐसा सल्फेट कौन सा है जो पॉपुलर है? आगे देखते कुछ ऑप्शन है, वो कलरलेस है। तो कलरलेस में बेटा Y2SO4 में आपका आ जाएगा सोडियम सल्फेट, ठीक है। सोडियम सल्फेट कलरलेस होता है आपका। कहता है व्हेन बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन इज एडेड टू XSO4 सॉल्यूशन देन ए व्हाइट प्रेसिपिटेट जेड इज फॉर्म्ड। अब इसकी रिएक्शन दिखानी है, तो कॉपर सल्फेट की बेरियम क्लोराइड के साथ अगर हम रिएक्शन दिखाते हैं तो यहाँ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ आयोन्स, और ये बन जाएगा कॉपर क्लोराइड एंड बेरियम सल्फेट। अब ये बेरियम सल्फेट किस टाइप का है? व्हाइट कलर का है। तो थोड़ा अच्छा एक्स्ट्रा लिखते चलते हैं हम, इसको बाकी को हटा देते हैं। ये बेरियम सल्फेट व्हाइट होगा। अच्छा, इस क्वेश्चन में काम ना आए, शायद दूसरे क्वेश्चन में काम आ जाए। बेरियम सल्फेट का कलर कहीं पूछ लिया तो ये रहेगा आपका। तो जेड हमारा पास आ गया, हमारे पास व्हाइट कलर का, व्हाइट प्रेसिपिटेट आ गया, बेरियम सल्फेट फॉर्म्ड सोल्ट, देन विच टर्न द सॉल्यूशन ग्रीन। इससे सॉल्यूशन ग्रीन हो जाएगा। अच्छा कोई बात नहीं भाई, ओके। और क्या दिया? व्हेन अ बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन इज एडेड टू द Y2SO4 सॉल्यूशन देन द सेम व्हाइट प्रेसिपिटेट जेड इज फॉर्म्ड, ठीक है। अगर हम सेम बेरियम क्लोराइड को सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्ट करते हैं तो व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेगा। तो BaCl4 सॉरी, ये बनेगा NaCl प्लस BaSO4, तो ये फिर व्हाइट कलर का बन गया। तो यही तो पूछा बेटा, 2 रिएक्शन पूछी है। अगर आपको कलर का नाम पता है, भी कलर ब्लू विट्रोल CuSO4 है, तभी इस क्वेश्चन को प्रोसीड कर पाओगे आप,
सेम है। ये थोड़ा सा, हाँ, Y2SO4 वाला मैं कहता हूँ, यहाँ से आपको ये पता लग गया कि वन वैलेंसी वाले कौन कौन से हैं। वन से आपको प्रिडिक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको कलर पता है, सोडियम सल्फेट का कलर वाइट होता है, तब आप इसको कर पाओगे। चलो, अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, हीटिंग इफेक्ट है, न्यूमेरिकल है, अच्छा न्यूमेरिकल है, बट थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। जो हीटिंग इफेक्ट है वो कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन से बन रहा है। जेम्स प्रीस्कोट जूल ने इसको बताया था। हीटिंग पर सेकंड इसका फॉर्म था, ठीक है। हीट किस वजह से होता है? करंट की वजह से होता है, रेजिस्टेंस की वजह से होता है। तो पहले कह रहा है कि हाउ इज द हीट प्रोड्यूस इन अ रेजिस्टेंस रिलेटेड टू IRT। तो सिंपल है, जूल्स लॉ बोलता है कि जो किसी भी सर्किट में हीट प्रोड्यूस हो रही है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आर के, डायरेक्टली होता है टी के, बट आई के स्क्वेयर के प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ से हमारा जो फॉर्मूला बना वो बनेगा I²RT। मैंने यहाँ से प्रोपोर्शनल को हटा के के को 1 मान लिया, ठीक है। अरे लो भाई करके दिखा देता हूँ, गुस्सा हो जाते हैं। I²RT और के को अगर 1 मानते हैं तो हमारा फॉर्मूला ये आ गया, यानी हीट का डायरेक्ट रिलेशन हो गया I²RT, ठीक है। अच्छा, एक ओम्स लॉ होता है V=IR, या I को हम कह सकते हैं I=V/R, ये जानते हो आप, ठीक है। तो यहाँ पे हम I की वैल्यू को पुट कर सकते हैं, देखो I की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। अगर हमें वोल्टेज में चाहिए तो I की जगह आ जाएगा हमारा V²/R² इंटू R इंटू टी। तो R से R कैंसिल, तो हमारे पास हीट का फॉर्मूला आ जाएगा V²/RT। अभी मैं क्यों बता रहा हूँ, पहले तो बात है, अरे भाई क्वेश्चन में होगा तभी बता रहा हूँ ना। चलो, गुस्सा हो जाते यार तुम तो। चलो, H=I²RT, आई की वैल्यू हम पुट कर देंगे V/R, तो हमारे पास फॉर्मूला चेंज हो गया। चलो, फाइंड द हीट एनर्जी प्रोड्यूस इन द रेजिस्टेंस। R हमें दिया हुआ है 5 ओम, ठीक है। I हमें दिया हुआ है 3 एम्पियर, टाइम हमें दिया हुआ है 2 मिनट। गलती नहीं करनी है, ना 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 ना, मिनट को चेंज कर लो भाई 120 सेकेंड्स में। क्या निकालना है आपको? हीट निकालनी है। तो I², अरे I²RT निकाल लो डायरेक्ट। I कितना है 3×3=9, R कितना है 5 है, टाइम है 120, मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे जूल में आंसर लिखना है आपको, जो भी आंसर आएगा जूल में लिखना है। अरे भाई कैलकुलेशन तो कर लेना भाई, सारे करके दो, खीर पका के दे दूँ तुम्हें। चलो, 2 कंडक्टिंग वायर्स, अरे एक बार देख लेते हैं हमारा। अरे वाह, हम तो अबाउट दी एंड आ चुके हैं। चलो, कह रहा है 2 कंडक्टिंग वायर्स। अच्छा, इसको मैं रब कर देता हूँ क्योंकि थोड़ा न्यूमेरिकल बड़ा है, ठीक है। 2 कंडक्टिंग वायर्स ऑफ द सेम मटेरियल, इक्वल लेंथ and equal diameter are first connected in series, then connected in parallel with a potential difference. What is the ratio of heat produced? अच्छा, हीट प्रोड्यूस की बताना है, एक बार सीरीज के केस में और एक बार पैरेलल के केस में। दोनों केस में आपको हीट बतानी है। सीरीज के केस में अगर हम बात करते हैं, कितने रेजिस्टेंस है? 2 कंडक्टिंग वायर, तो दोनों का जो रजिस्टर होगा कितना होगा? हमारे पास आ गया 2R, ठीक है ना। अच्छा, पैरेलल की बात करते हैं, तो पैरेलल में अगर रेजिस्टेंस निकालना है हमें, तो 1/R 1/R = 1/RP। तो हमारे पास आ जाएगा ये 2/R 1/RP, और ये आ गया हमारे पास RP आ जाएगा R/2। ये हमारा रजिस्टर आ गया पैरेलल के केस में, ठीक है ना। अच्छा, अब क्या बात करते हैं, सर वीडियो लंबी हो गया। अरे भाई 2x पे देख लो, 1.5 पे देख लो, और वाले क्वेश्चन पे तो सोल्व कर रहे हैं हम, ठीक है ना। तो इसलिए थोड़ा लंबी लग रही है आपको। अच्छा, अब आपको देखना है हीट प्रोड्यूस जो होता है वो हमारा फॉर्मूला क्या होता है? V²/RT। अच्छा, यहाँ पर टाइम की कोई बात नहीं करी है, वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम है हमारे पास, ठीक है ना। ये सीरीज का हो गया, ये सीरीज हो गया, हाँ। अच्छा, ये पैरेलल की बात करते हैं, तो HP हो जाएगा V²RP। अब इसको हमें रेशो निकालना है, इनको कंपेयर करना है। तो V²T/RS V²T/RP, ये वाले फैक्टर कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास क्या बचा? RP/RS। तो पैरेलल का रजिस्टेंस कितना होगा भाई? पैरेलल का रजिस्टेंस था R/2 इंटू RS, सीरीज में क्या था 2R, R से R कैंसिल हो गया, ये हमारे पास आ गया 1/4। तो यानी हम ये कह सकते हैं सीरीज में और पैरेलल की अगर रेशो निकालते हैं तो हीट कितनी है सीरीज में अगर है, तो पैरेलल में उसका 4 टाइम्स रहेगा। अच्छा क्वेश्चन है,
अच्छा लगा। चलो, इफ द हीट प्रोड्यूस इन द ईच सेकेंड, सेकेंड का मतलब क्या है, एक सेकेंड, रेजिस्टेंस आर दिया है हमारे पास 8 ओम, 8 ओम रेजिस्टेंस, और जूल यानी हमें हीट दे दी है 800 जूल। क्या निकालना है, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस। तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, वी स्क्वेयर बाय आर टी। देखो जब भी क्वांटिटीज राइट करोगे तभी पता लगेगा क्या फाइंड करना है आपको, ठीक है। ये आपके पास 800 दिया हुआ है, वी आपको फाइंड करना है, आर आपके पास 8 आ गया, टाइम 1 है, तो ये 8 गया 64 वी स्क्वेयर, और ये हमारे पास आ जाएगा 6400 का रूट आ जाएगा, ये आ जाएगा 80 वोल्ट, ठीक है ना। इजी क्वेश्चन था ये तो। चलो अब लास्ट क्वेश्चन हमारा है पोलिनेशन के ऊपर है, ठीक है। इसको थोड़ा जल्दी चलेंगे क्योंकि ये बहुत कम पार्ट्स में पूछा जाता है, 2 नंबर में पूछा जाता है। आपका जो इसमें से मेनली क्वेश्चन पूछा जाता है वो शूट पार्ट, जिसे हम प्लूम्यूल बोलते हैं, रूट पार्ट रेडिकल के ऊपर, ठीक है, ये रहा। और एक कैसे होता है, ये इसके अंदर स्टार्च स्टोर होता है, ठीक है। जैसे इसको वाटर मिलता है तो वाटर सोल्यूबल न्यूट्रिएंट जाते हैं और ग्रो करने में हेल्प करते हैं, ये इसमें एग्जैक्टली बताया गया है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट्स, जिससे क्या होगा, ऑफस्प्रिंग बनेगा। तो ऑफस्प्रिंग बनने से पहले यहाँ वर्ड ऑफस्प्रिंग नहीं यूज करेगा, यहाँ पे वर्ड यूज करेगा एम्ब्रियो, ठीक है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन शॉर्ट में बता देता हूँ। क्वेश्चन क्या बनता है कि जो बाहर की जो ओवेरी होती है वो फ्रूट में बनती है, और जो ओव्यूल्स होता है वो सीड में ट्रांसफॉर्म होता है। एक ये क्वेश्चन बड़ा पॉपुलर रहा है 2-3 साल में, पीछे लॉकडाउन से पहले अगर देखते हैं ना सैंपल पेपर्स या बोर्ड के पेपर देखोगे तो ये क्वेश्चन उसमें पूछा जा रहा है, ओव्यूल सीड में कन्वर्ट होगा और ओवेरी फ्रूट में। पहला क्वेश्चन देखते हैं, कहता है पॉलिनेशन मैनेजमेंट ऑफ ए ब्रांच एग्रीकल्चर दैट सीक्स टू प्रोटेक्ट एंड एनहेंस द प्रेजेंट पॉलिनेटर्स ऑफन इन्वॉल्व द कल्चर एंड एडिशन ऑफ पॉलिनेटर। पॉलिनेटर्स का मतलब है एजेंट्स। सच कमर्शियल फ्रूट ऑर्चर्ड फॉलोइंग ग्राफ फ्रूट सेटिंग रेट। अच्छा, यहाँ पे दे दिया है पॉलिनेशन फ्रीक्वेंसी कितनी है, कितनी पॉलिनेशन बढ़ रहा है। ये है फ्रूट क्या है, फ्रूट सेटिंग रेट। फ्रूट सेटिंग रेट का मतलब जितना ज़्यादा पॉलिनेशन होगा उतना ज़्यादा फ्रूट सेटिंग रेट होगा, यानी जितने ज़्यादा पॉलिनेटर्स होंगे उतने ज़्यादा फ्रूट का प्रोडक्शन रहेगा। तो कह रहा हाउ इज द फ्रूट सेटिंग रेट रिलेटेड टू द फ्रीक्वेंसी। तो फ्रूट सेटिंग रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू या डायरेक्टली रिलेटेड टू पॉलिनेशन फ्रीक्वेंसी। ये आंसर आ गया पहला, ठीक है ना। कहता व्हाट इज द एम्ब्रियो सेक्ट लोकेटेड। एम्ब्रियो सेक्ट का मतलब होता है पार्ट उसका कवरिंग। तो एम्ब्रियो सेक्ट कहाँ होता है इसका, ओव्यूल्स में होता है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ग्राम सीड, लेबल द कोटिलिडन प्लम्यूल्स एंड रेडिकल। कोटिलिडन्स, तो ये डायग्राम में ऑलरेडी बनाया हुआ है, ये देखो। प्लूम्यूल होता है इसका शूट पार्ट, ये रूट पार्ट है इसका रेडिकल, ठीक है। और ये कोटिलिडन है जहां पे आपका न्यूट्रिएंट डोरमेंट स्टेज में होता है। डोरमेंट का मतलब होता है इनएक्टिव लेजिस फॉर्म में होता है डोरमेंट, ठीक है। जैसे इसको वाटर मिलता है तो वाटर सोल्यूबल फॉर्म में ट्रांसफर करेगा, और देन सबसे फिर इसका रेडिकल पार्ट ग्रो करेगा, फिर शूट पार्ट ग्रो करेगा, और वो सीड एक न्यू प्लांट में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। समझ गए, चलो। अच्छा, और ये डायग्राम क्यों दिया सर आपने, अरे भाई और पार्ट में क्वेश्चन दिया है सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन, तो बच्चों वाला क्वेश्चन है भाई, 6th क्लास में आ जाता है, 7th में आता है सर, चलो 7th में आ जाता है भाई। तो जब पोलिनेशन व्हेन द ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ सेम प्लांट टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। स्टेमन मेल पार्ट होता है, स्टिग्मा फीमेल पार्ट होता है। तो स्टेमन में से जो एंथर होता है, जो पोलन ग्रेन्स में होता है, ये उसी फ्लावर के स्टिग्मा में जाए तो वो सेल्फ पॉलिनेशन रहेगा, बट वो किसी पॉलिनेटर की हेल्प से, या जिसे हम एजेंट बोलते हैं, एजेंट की हेल्प से किसी दूसरे फ्लावर में ऑफ द सेम स्पीसीज, सेम स्पीसीज के किसी दूसरी फ्लावर में जाएगा, तो इसे बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है ना। यानी एक फूल का मेल गेमेट्स एक ही फ्लावर के फीमेल गेमेट के साथ फर्टिलाइज करेगा तो वो सेल्फ पॉलिनेशन रहेगा, और एक फ्लावर का एंथर जो मेल गेमेट है वो किसी दूसरे फ्लावर की स्टिग्मा में जाके ओवेरी में ओव्यूल को फर्टिलाइज करेगा, तो वो आपका क्रॉस पॉलिनेशन रहेगा। भाई हो गया है टाइम, और 2 घंटे से पहले कर दिया है, तो वीडियो में मेहनत बहुत है, तो भाई लाइक और सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगे शेयर कर देना भाई की।
मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो के लिए प्रिपेयर करते हैं डाटा, और मिलेंगे ब्रेक के बाद।